स्टार्ट लाइव है हम अभी नहीं, ठीक है कोई नहीं। स्टार्ट क्यों नहीं हुई? आई थिंक स्टार्ट है। स्टार्ट है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? आप सभी का तहे दिल से बेटा स्वागत है इंडिया के नीट के 12वीं क्लास के सबसे बड़े बैच लक्ष्य नीट 2026 में। सभी का बहुत सारा सपोला प्लस नॉन सपोला आर्मी का तहे दिल से समाप्ति मैम स्वागत करती है जूलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में। तो बेटा जी सबसे पहले तो वाओ, व्हाट एन एनर्जी इन द कमेंट सेक्शन। एक बारी बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है और आपकी प्यारी मैम आपको बेटा क्लियरली नजर आ रही है। तो एक बारी बेटा कमेंट्स में थम्स अप दे दीजिए। सबसे पहले तो बेटा आवाज सही आनी चाहिए ना, हार्ट टू हार्ट बात तभी होगी बेटा, है ना। चलिए कमेंट्स में एक बारी बता दीजिए बेटा, अगर सब कुछ सही है ना, ऑडियो भी सही है वीडियो भी सही है, तो कमेंट्स में या तो थम्स अप या तो दिल बना दीजिए, जो भी आपके पास बेटा दिख रहा है, ठीक है ना। यस जल्दी से बताएंगे। यस एवरीबॉडी, ऑल गुड ऑल गुड। मुझे कमेंट्स भी दिखा देना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी कि सब अच्छा। चलिए ठीक है, सबसे पहले बेटा 12वीं क्लास को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहती हूं आपके पुराने कर्मों के बारे में। बेटा मुझे एक बारी बताइए कि आपकी 11वीं कैसी रही। आप चाहे मुझसे पढ़े हो आप चाहे मुझसे नहीं पढ़े हो, मैं जानना चाह रही हूं इन जनरल बेटा आपकी 11th क्लास कैसी रही। आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूं कि आपकी बेटा 11वीं क्लास कैसी रही। एक बारी 11वीं क्लास कैसी रही आप लोगों की, एक बारी मुझे बताइए। टॉपिक तो अभी बताया जाएगा आपको। यस कंप्लीटली वेस्टेड जूलॉजी अच्छी थी। जूलॉजी तो बेटा अच्छी होनी ही थी, जूलॉजी तो बेस्ट होनी थी। बहुत बढ़िया अच्छी 50-50 बर्बाद वेस्टेड कंप्लीटली वेस्टेड। एक बच्चा रो रो के बेटा 2 बाल्टी पानी भर चुका है, ठीक है ना। फैंटास्टिक मैम, एवरेज हाफ वेस्टेड, ठीक है जी। मतलब कि बेटा मिक्स रिव्यूज हैं कि आपकी 11वीं किसी की बहुत अच्छी थी किसी की कम अच्छी थी, है ना। चलो ठीक है यार, देखो आज की जो क्लास है ना, इसमें मैं पहले तो एक चीज जानना चाह रही हूं, उसके बाद ही बेटा हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो एक पोल करवाती हूं मैं, ठीक है ना, एक पोल करवाती हूं अभी से ही बेटा। एक एमसीक्यू करवाते हैं जो आप नीट में भी देने वाले, एक एमसीक्यू का एक पोल कराया जाए कि कितने स्टूडेंट्स, ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं पोल कराती हूं, आप लोग आंसर देना मुझे। कितने स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास नंबर 1 11th अर्जुना बैच में थे और मेरे से पढ़े थे। अर्जुना में मेरे से पढ़े थे, ऑप्शन नंबर 1 मेरे से पढ़े थे, ठीक है ना। नंबर 2 मैम आपको जानते तो हैं, मुझे जानते हैं पर पढ़े नहीं थे, मुझे जानते बट पढ़े नहीं। पढ़े नहीं है बट मैम आपको जानते हैं। तीसरी कैटेगरी के बच्चे मैम आपको नहीं जानते, हम जानते ही नहीं हैं। और ऑप्शन नंबर 4 अब बेटा कैसे क्रिएट किया जाए भाई, ऑप्शन नंबर 4 बनाना तो पड़ेगा बेटा एमसीक्यू में। तो ऑप्शन नंबर 4 करते हैं। अरे ना जानते हैं और ना पढ़ते हैं, ना जानते हैं ना पढ़ते हैं, खाली बैठे हैं बस, ठीक है ना, कुछ नहीं करते, बनाना पड़ेगा बेटा। वैसे ये 2 कैटेगरी तो बेटा बिल्कुल सेम है ना, ये दोनों कैटेगरी सेम है, क्योंकि बेटा अगर आप मेरे से नहीं पढ़े तो फिर बेटा आप क्या पढ़े, है ना। तो पोल क्रिएट किया जाए, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4। चलिए कितने स्टूडेंट्स है, अरे कमेंट्स में आ रहे हैं 1 2
भाई सबसे ज्यादा तो बेटा 3 और 4 वाले होने चाहिए, नहीं सबसे ज्यादा तो बेटा 1 वाले होने चाहिए। हाँ चलिए, यस आपसे यूट्यूब पे पढ़े थे मैम। हाँ हाँ मेरे से पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, बताइए बताइए ऑप्शन। देखो क्लास में यहाँ पे तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। हाँ चलिए, शो रिजल्ट। मैं तो डालूंगी ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक इतने इतने तो बेटा आंसर आ गए होंगे। ये जानना बहुत जरूरी है बेटा, आपकी क्लास में कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, तभी बेटा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास में पढ़ाई होगी। यस चलिए स्टॉप कर दूं। बहुत बढ़िया, मैं डालूंगी ऑप्शन नंबर 1। हे भगवान पोल का रिजल्ट आ जाए बेटा, पहला पोल कराया है ना, कोई शगुन ना हो। ओ माय गॉड्स, 50-50-0। क्या बात है, मैं इतनी फेमस हूं क्या? हाँ ओ माय गॉड, कोई भी बच्चा नहीं है जो मुझे नहीं जानता। माय गॉड ये क्या हुआ है? तो 50-50 कैटेगरी के बच्चे हैं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। आई एम सो फेमस यू नो। चलिए 50-50 है तो इसी बात में देखो यार, ये तो बात हो गई जानने की कि भाई वेरी शॉकिंग रिजल्ट्स, ठीक है ना। अंदर से अब उनको पता था कि ऐसा ही होने वाला है। बेटा देखो लक्ष्य नीट 2026 का बैच एक जर्नी है आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने की। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने आप लोगों से इसीलिए पूछा क्योंकि बेटा डिपेंडिंग ऑन दिस आई एम गोइंग टू डील विद यू। मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूं बेटा नंबर 1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, जो अर्जुना का बैच मेरे साथ में पढ़े हैं, मुझे जानते हैं और मेरे साथ बेटा पूरी 11th उन्होंने पढ़ी है। मैं सबसे पहले उनसे बात करना चाहती हूँ अपने ओरिजिनल सपोलो से। आप लोगों ने बेटा 11वीं में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ा है। मैं जूलॉजी सेक्शन स्पेशली अगर देखती हूं तो आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। लास्ट तक बेटा, लास्ट तक आप लोग क्लासेस में टिके रहे, आप लोग की अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी अटेंडेंस आपकी जूलॉजी में। और एग्जैक्टली बेटा सेम मेहनत, सेम डिसिप्लिन, सेम डेडिकेशन आपका 12वीं क्लास में होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बेटा, आप लोगों ने इतना भरोसा, इतना प्यार मुझे अर्जुना बैच में दिया, मैं आप लोगों को ये कमिटमेंट देती हूं, मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस देती हूं कि आपका भरोसा अब मेरी बेटा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी भरोसे की वजह से बेटा, इसी प्यार की वजह से मैं आप लोगों को कमिटमेंट देती हूं कि मैं आपके प्यार का 100x बेटा रिटर्न दूंगी इन दी फॉर्म ऑफ योर क्लासेस। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी आवर, एवरी डे बेटा आप लेक्चर्स को फील करेंगे। और बेटा मेरी जिम्मेदारी है अब आपको यहां से मेडिकल कॉलेज में लेके जाने की। जो मुझसे पढ़े हुए ऑलरेडी जानते हैं कि मैम का टीचिंग स्टाइल क्या है, मैम कैसा पढ़ाती हैं क्लास में। मैम आपको बिल्कुल बेटा क्लास में एक एक टॉपिक को फील करवा देंगी, ये मेरे पढ़े हुए बच्चे जानते हैं, है ना। मैम का क्या फ्लो रहता है, मैम की क्या एनर्जी रहती है, मैम कैसे क्लास में पढ़ाती है, मैम कैसे हम लोगों को लो फील नहीं होने देती, एक एक चीज कंसेप्चुअली पढ़ाती है। आप लोगों को मुझे ज्यादा बताने की वैसे जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो मुझे जानते हैं बट पढ़े नहीं हैं, देखिए यार जो मुझे जानते हैं बट मुझसे पढ़े नहीं है, उनको उनसे भी बात करना जरूरी है। ये वाले थे नहीं बेटा पर ऐसे होंगे कुछ, ठीक है ना। आई एम सो हैप्पी कि ऐसे है नहीं, है ना। तो मुझे जानते हैं बट मुझसे पढ़े नहीं है। तो बेटा देखो यार हर टीचर के साथ में ना फ्रीक्वेंसी सेट होने में टाइम लगता है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कि आप कहीं और से पढ़े होंगे, है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेट होने में थोड़ी टाइम लगती है। लेकिन मैं आप लोगों को, उन सारे बच्चों को बोलना चाहती हूँ, सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट की ये क्लास, कितने घंटे मैंने आपसे मांगे बेटा? 1 घंटा 45 मिनट की ये क्लास, अगर सिर्फ इतना आज आप मुझे दे दो, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो, एक एक चीज को बेटा आप नोट डाउन करो, तो केवल, मैं क्या कह रही हूं, केवल ये 1 घंटे 45 मिनट बेटा इनफ होंगे आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी सेट होने में, केवल 1 घंटे 45 मिनट। और फिर बेटा एक बार तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ सेट हो गई ना बेटा, फिर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कहीं और सेट हो नहीं पाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों। समझ में आई बात बेटा? समझ में आई? हाँ, ये चीज बेटा आपको समझनी पड़ेगी कि जितनी शिद्दत से मैम आपको क्लास में पढ़ाएंगी, जितनी कमिटमेंट, जितनी डिसिप्लिन से मैम क्लासेस लेती हैं, उतनी कमिटमेंट बेटा आप में होनी चाहिए। ये जितने भी बेटा नए स्टूडेंट्स होंगे ना, अब बेटा आप आज की क्लास अटेंड करने के बाद आप बेटा फुल एंड फाइनल सर्टिफाइड सपोला आर्मी बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो मेरे जितने भी पुरानी सपोला आर्मी है, क्या बेटा आप अपनी आर्मी को बेटा बड़ा करने के लिए रेडी हैं, हाँ या ना? और क्या सारे नए स्टूडेंट्स बेटा
नई सपोला आर्मी बनने के लिए रेडी है या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताओ। यस मैम। इतना जहर बेटा आपके अंदर भरना है, इतना जहर भरना है पढ़ाई का बेटा और प्यार का, मोहब्बत का जहर, कि बेटा मेडिकल कॉलेज तक बेटा मुझे हर एक सपोलो को पहुंचाना है। समझ में आई बात? यस एवरीबॉडी, समझ में आई बात? देखो वैसे तो आपका प्यार है कि ऐसे कैटेगरी वाले बच्चे है नहीं, और होने भी नहीं चाहिए ना बेटा, जो जानते नहीं तो पढ़ा नहीं। भाई देखो लाखों लोग नीट का एग्जाम देते हैं, क्या आप जानते हैं इस बात को? आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज बेटा जिसकी तैयारी करने के लिए उतरे हैं, हाँ, लाखों लोग बेटा, लाखों, 25 लाख के अराउंड बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। मानते हो, जानते हो कि नहीं? और ये भी जानते हो कि पीडब्ल्यू नीट का सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ाता है, सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ाता है, और पढ़ाता भी होगा ना बेटा। इंडिया का सबसे बड़ा नीट का बैच 11th का अर्जुना नीट 1.0, इंडिया का नीट का 12th का सबसे बड़ा बैच लक्ष्य नीट 1.0, इंडिया का सबसे बड़ा नीट का ड्रॉपर का बैच यकीन नीट 2.0। ये सारे बैचेस बेटा, इन सारे बैचेस में एक चीज कॉमन है, इन सारे बैचेस में एक चीज कॉमन है, इन सारे बैचेस में आपकी समाप्ति मैम ने जूलॉजी पढ़ाई है, और इन सारे बैचेस से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। और ये आपने पहले भी देखा है, ये आप आगे भी देखोगे बेटा विजय दिवस में, कि कितने सपोला आर्मी के मेंबर्स बेटा अब मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे। सबसे ज्यादा सिलेक्शन। और बेटा इन सारे बैचेस में मैंने अर्जुना को भी, अर्जुना में 11वीं में जो बच्चा आता है उसको कैसे डील करना होता है, लक्ष्य में जो बैकलॉग बेटा 11th बर्बाद करके आता है उससे कैसे डील करना होता है, ड्रॉपर में जो बच्चा बिल्कुल डीमोटिवेटेड होता है, एक साल बर्बाद करके आया होता है, उससे कैसे डील करना है, ये मैं अब बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूं बेटा। आपका ही सपना नहीं है बेटा, ये मेरा भी सपना है। मैं आपको बता दी हूं बेटा, इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं होती जब मैं सच में आपको रिजल्ट सेलिब्रेशन में देखती हूं कि मैम सपोला आर्मी के मेंबर से मैम हम इस मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए। तो आपका सपना नहीं है बेटा केवल ये मेरा भी सपना है यार, ये मेरा भी सपना है तुम्हें ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने का, ये मेरा भी सपना है। और ये सपना बेटा हम लोगों को पूरा करना है मिलके। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यस मैम। समझ में आ गई बात? ये सपना बेटा हमें मिलकर पूरा करना है, और ये सपना सिर्फ बेटा आपकी, कोई भी सपना बेटा बातों से नहीं बेटा एक्शन से होता है। वो एक्शंस मैं क्लास में बेटा आपको कंटेंट के फॉर्म में दूंगी। हर एक चीज बेटा आपको क्लास में मैं बता रही हूं ना, आगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज बेटा क्लास में ऐसी करेंगे कि आप क्लास में जो पढ़ोगे ना बेटा वो आपको एज इट इज पेपर में दिख जाएगा। बट वो कमिटमेंट आपकी तरफ से होनी चाहिए कि जो गलतियां मैंने 11वीं में की मैम वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। मानते हो बेटा? यस एवरीवन, मानते हो? यस एवरीवन, ठीक है ना? अब देखो बेटा एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूं, आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना। आपका एक बार भी बेटा दिमाग में ये दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए कि ड्रॉप, दूसरा डुअल थॉट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मेडिकल कॉलेज, ये एक साल आपके जिंदगी का, आपकी प्रिपरेशन का गेम चेंजर साल है। या तो बेटा आप अपनी जिंदगी बनाओगे और या तो आप अपनी जिंदगी में फिर से वही गलतियां रिपीट करोगे जो आपने पिछले साल की थी। दिस इज द गोल्डन ईयर, दिस इज द टाइम बेटा विच विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू गो इन टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज और नॉट। ये एक साल वो डिसाइडिंग ईयर है, और इस डिसाइडिंग ईयर में बेटा सबसे पहली चीज मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं ताकि बेटा आप ना फिर से वही चीज, वही लूप में ना फंसो। 11th बैकलॉग, 11th बर्बाद वाले लूप में आप फिर से ना फंसो। अपना दिमाग बेटा आपको फालतू चीजों में बिल्कुल नहीं लगाना है। आपका दिमाग बेटा टारगेट सेट होना चाहिए। आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज में लगना चाहिए, पढ़ाई करने में। आपका दिमाग इस चीज में लगना ही नहीं चाहिए बेटा कि मैं इंस्टाग्राम चला लूं, मैं फेसबुक चला लूं, मैं इधर उधर की चीजें देख लूं, मैं टीचर को ज्ञान दे दूं, मैं 2.0 का वेट कर लूं, मैं 5.0 का वेट कर लूं, मैं ड्रॉप कर लूं, ये सफिशिएंट है, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, क्लास में टीचर को सुन ही नहीं रहा हूं, अपना दिमाग लगा रहा हूं, ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान देने वाले बच्चे बेटा क्या करते हैं पता है? जो लक्ष्य के बच्चे ज्यादा ज्ञान देंगे बेटा, बुरी लगेगी थोड़ी सी बात बट सच बता रही हूं,
वो ड्रॉप लेते हैं फिर, और फिर वो बेटा जब आगे पढ़ने आते हैं ना तो वो मानते हैं कि मैम ये गलती हो गई। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ होना चाहिए पढ़ाई करने में, आप सिर्फ पढ़ाई करने पे फोकस करेंगे, और जब आपका टारगेट क्लियर होगा ना बेटा, तो उसके लिए आपकी मेहनत भी बहुत क्लियरली होगी और आप बहुत अच्छी तरीके से उस डायरेक्शन में पढ़ाई कर पाएंगे। सबसे पहली बात समझ में आई, ज्ञान देने का नहीं है बेटा, सिर्फ ज्ञान लेने का है। ये वक्त सिर्फ ज्ञान लेने का है। इतना ज्ञान लो बेटा, इतना ज्ञान लो, हर जगह ज्ञान है, ठीक है ना, लेकिन दिशा भटकानी नहीं है। समझ में आई बात। नंबर 2 बेटा, कल पर कुछ नहीं, आज और अभी। कल कर लूंगा, कल पढ़ लूंगा, शादी में चला जाता हूं, दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, कल कर लूंगा ना यार। लाइव लेक्चर्स का रिकॉर्डेड फॉर्म भी तो मिलता है, रिकॉर्डेड देख लूंगा, बाद में कर लूंगा। जिसने कल पर डाला ना बेटा, उसके साथ वो बीमारी आ जाएगी बैकलॉग वाली। मैं हमेशा से आपको कहती हूं बेटा, तुम लोग को याद आ रहा है 11वीं में मैंने तुम लोगों को कहा था कि बेटा तुम 12वीं में आओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत 12वीं में आ जाओगे। मुझे कमेंट्स में एक बार बताना, अर्जुना याद आ रहा है, अर्जुना की फर्स्ट क्लास याद आ रही है, क्या कहा था मैम ने? अभी तो बहुत खुश हो रहे हो, अभी तो हम 11th में 2 साल बाद नीट देना है, अब अगले साल नीट देना है बेटा, बोर्ड्स भी देने, नीट भी देना है। वक्त बहुत जल्दी पलट जाता है, कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना बेटा। जिस दिन तूने ये गलती कर ली ना बेटा कि मैं कल कर लूंगा, वो कल नहीं आने वाला बेटा, वो कल खिसकता रहेगा, वो कल बेटा खिसकता रहेगा, कल पर नहीं, आज और अभी। अपनी प्लानिंग ऐसे ही करनी है कि बेटा कोई चीज तुम्हारी ना पाइल अप ना हो जाए, क्योंकि बेटा शादियां अटेंड करने के चक्कर में ना बेटा फ्यूचर में खुद की नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो ना। फ्यूचर सेटल होगा तो सारी चीजें हो जाएगी। अपनी पढ़ाई बेटा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको करनी है। टाइम टेबल बहुत, ये सारी चीजें, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें बेटा आपको क्लास में टाइम टू टाइम बताई जाएगी। लेकिन बेटा आपने कोई भी चीज कल पर नहीं छोड़ना। समझ में आ गई बात। क्लास नोट्स प्लस मेडिजी प्लस एनसीईआरटी। देखो यार, आपकी क्लासेस लाइव होती है और आपको बेटा क्लास में जो बच्चे पढ़े हुए उनको पता है, जो आज पहली बार पढ़ेंगे वो देख लेंगे। मैं एक एक चीज आपकी बोर्ड पे लिख के पढ़ाती हूँ। मेरी पीपीटी में बेटा, मेरी पीपीटी खाली रहती है और मैं लिख लिख के आपको पढ़ाती हूँ। आपको ये नहीं करना है कि बाद में बना लूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं। क्लास में नोट्स बनाने हैं मैम के साथ, मैम टाइम देती हैं, मैम समझाती हैं, 4 बार समझाऊंगी आपको, लेकिन आप बेटा क्लास में नोट्स बनाएंगे। आप अगर क्लास के नोट्स को फॉलो करें, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी नहीं बेटा, ये बाद में बताएंगे बेटा। मेडिजी की किताब है मेरी, जूलॉजी मेडिजी की किताब है, अगर आपके पास है, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दिस बेटा लेटर। कि आप पूछते रहते ना मैम कौन सी रेफरेंस बुक लूं, कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ूं, है ना। तो एक मेरी भी किताब है जहां बेटा हमारे पूरे बेटा जो हम क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही नोट्स आपको उस किताब में मिलेंगे, मेडिजी में। जो ऑलरेडी पढ़े हुए उनको पता होगा, प्लस बेटा एनसीईआरटी। दिस इज मोर देन सफिशियंट, दिस इज मोर देन सफिशियंट। और क्लास में मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम इतनी चीजें कर लेते हैं बेटा, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं बायोलॉजी की कौन सी किताब उठाऊं, मैं बायोलॉजी की कौन सी किताब उठाऊं, ये आपके दिमाग में दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात। अगली बात, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्ट। एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने से तो बेटा आपकी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कन्वर्ट ही नहीं होगी। आपका पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। और बेटा मैं क्लास में आप लोगों को बहुत बार रिवाइज कराऊंगी, लेकिन रिवीजन आपको खुद भी करना है। जितने टेस्ट आपके होंगे बेटा, हर एक टेस्ट देना है बिना किसी एक्सक्यूज के। एक्सक्यूजेस 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 ही देते रह जाओगे बेटा, नहीं तो। और कोई नहीं सुनने वाला बेटा, एक टाइम के बाद कोई नहीं सुनने वाला। मैंने इसलिए टेस्ट नहीं दिया क्योंकि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई थी। ये तो बेटा नीट से पहले तक आप ये बात बोलोगे कि इसीलिए टेस्ट तैयारी पूरी नहीं हुई थी। आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। जो बच्चा एक्सक्यूजेस देता है, जो इंसान लाइफ में जो भी चीजें सेट ऑफ इवेंट्स उसके साथ हो रहे हैं ना, हर चीज के लिए जो बंदा बेटा एक्सक्यूजेस देता है ना, तो वो उसी एक्सक्यूजेस पर रिलाई करता रहता है और बेटा वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आगे बढ़ना है ना तो गलती अपनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उस गलती से सीखना पड़ेगा और उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। जब आप इंप्रूव करोगे तो ही आप बेटा आगे बढ़ पाओगे। नो एक्सक्यूजेस बेटा, नो एक्सक्यूजेस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी बात बेटा, देखो मेरे अंदर ना जोश जुनून, आज मैं पूरे जोश और जुनून के साथ आई हूं कि यार
तुम लोगों के ना यहां पे बात, यहां और यहां बात घुसानी है मुझे, समझ में आई बात? यहां और यहां बात जानी चाहिए बिल्कुल दिल तक। लक्ष्य के बैच में कैसे हम पढ़ाई करने वाले हैं, तुम सारी चीजें बेटा मेरे पे छोड़ो, मैं बोल रही हूं। मैं तुम्हें ना पूरे साल भर में कभी डिमोटिवेट होने दूंगी, ना तुम्हें ऐसा फील होने दूंगी कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें हर वक्त ये फील हो कि मैम तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब भी ये फील हो ना कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो तुम्हें जब तुम क्लास आओ ना बेटा, तो तुम्हें हमेशा ऐसा फील हो कि मेरे को ना क्लास करने का मन कर रहा है, मुझे मैम की क्लास में बैठने का मन कर रहा है, मुझे मैम की एनर्जी इतनी अच्छी लग रही है, उनकी बातें इतनी मोटिवेटिंग लग रही है कि यार मेडिकल कॉलेज तो ऐसे ही हो जाएगा हंसते खेलते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्लास में लाइव लेक्चर्स होंगे, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि नोट्स प्लस एनसीईआरटी रीडिंग। मैं क्लास में बेटा, हमें पता है एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई करनी है बायोलॉजी में। जिस दिन तुम्हारी दिशा भटकेगी, जिस दिन तुम बेटा एनसीईआरटी से बाहर ज्यादा हीरो बनने जाओगे, तो बेटा वही आपकी डिस्ट्रैक्शन हो गई स्टार्ट, उसी दिन आप बेटा रास्ता भटक जाओगे। आपको बेटा देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम यहां से यहां, तुम्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, एक रास्ता है बेटा यहां से यहां मेडिकल पहुंचने का, कॉलेज पहुंचने का, और एक रास्ता है बेटा ऐसे करके मेडिकल कॉलेज पहुंचने का। अब तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कैसे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है। अगर तुम्हें यहां से यहां मेडिकल कॉलेज इतने ड्यूरेशन में पहुंचना है, तो तुम बेटा वो सारी चीजें तुम्हें माननी पड़ेंगी जो मैं तुम्हें क्लास में बता रही हूं, वो सारी चीजें तुम्हें माननी पड़ेंगी, आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा, तो बेटा तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे सीधे ऐसे। और तुमने नहीं माना, रीलें देखी, शॉर्ट्स देखे यूट्यूब के फालतू के, ठीक है ना, दोस्तों के साथ पार्टी की, शादियां अटेंड की, कल पर छोड़ दिया, क्लास अटेंड नहीं की, रिवीजन नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, तो बेटा बस ये रास्ता होगा तुम्हारे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का। मेरी बात समझ रही हो, यस और नो? नंबर 1 रास्ता चुनना है। सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे मैम हम नंबर 1 रास्ता चुनेंगे, और जैसा आप बोल रहे हो मैम एग्जैक्टली वैसा फॉलो करेंगे। और ये नहीं कि मैम आज की क्लास की एनर्जी हम सिर्फ आज की क्लास में रहेंगे, नहीं, ये एनर्जी बेटा बरकरार रहनी चाहिए लास्ट तक, ये एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए लास्ट तक बेटा। और कोई बच्चा, यस, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, क्लास में आपको मैं खुद एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करवाऊंगी, ये पुराने बच्चे जानते हैं। आप बेटा, मैंने बोला ना सारी चीजें मैं आपके लिए करा के दूंगी, आपका काम है उस चीज को वापस से रिपीट करते रहना, पढ़ते रहना। एक शब्द आपका एनसीईआरटी का क्लास में नहीं छूटेगा। मैं एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स लेके आती हूं, सारी बेटा एनसीईआरटी मैं कंटेंट के साथ साथ आपकी एनसीईआरटी की भी मास्टरी क्लास में ही करा दूंगी। एग्जाम में एनसीईआरटी यूं याद आएगी बेटा तुम्हारे आंखों के सामने। क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखो डेली क्लास में भी हम, रेगुलर क्लासेस में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं उस सीरीज का नाम मैंने रखा हुआ है एनसीईआरटी कैटलिस्ट। तो एनसीईआरटी कैटलिस्ट होती है जब हम क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं आफ्टर एवरी टॉपिक्स एंड में। और बेटा लास्ट में हम एक सीरीज चलाते हैं, हाय राम बेटा मिट गया थोड़ा सा, उस सीरीज का नाम है तपस्या सीरीज। देखो जैसा नाम है ना बेटा वैसा ही इसका फ्लो रहता है, तपस्या करनी है। मतलब कि बेटा क्लास जब पूरा चैप्टर आपका एंड हो जाता है ना, तो चैप्टर के एंड होने के बाद हम करते हैं पीवाईक्यूज, हम करते हैं बहुत सारे बेटा अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। वो लास्ट में करते हैं जिसे तपस्या। तपस्या करोगे बेटा तभी तुम्हारी तपस्या सफल होगी और तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। समझ में आ गई बात? यस, ठीक है जी, ठीक है। स्टूडेंट्स फेवरेट कोई बताएगा बेटा पुरानी सपोला आर्मी समाप्ति एक्सप्रेस क्या होता है? देखो इस साल का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला, जो मेरे बैचेस में जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया बच्चों के द्वारा, दैट इज समाप्ति एक्सप्रेस। बहुत ज्यादा प्यार दिखाया बच्चों ने, इतना प्यार दिखाया कि अब मैंने कहा कि इसको और बढ़िया तरीके से क्लास में हमें करना है। समाप्ति एक्सप्रेस बेटा एक ऐसी ट्रेन है जो आपको बहुत जल्दी ऐसे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने वाली है। समाप्ति एक्सप्रेस इज रिवीजन, यस। और ये बेटा कैसे रिवीजन है? ये क्विक रिवीजन होती है, ये क्विक रिवीजन होती है। जो आपने 1 घंटे 45 मिनट की क्लास में पढ़ा उसे हम 5 से 10 मिनट में फुल फ्लेजेड रिवाइज कर लेंगे। समझ में आ गई बात? जो पिछली क्लास में पढ़ा उसे फुल फ्लेजेड बेटा 5 से 10 मिनट में फटाफट से रिवाइज करेंगे। लेकिन आपको बेटा पढ़ के आना पड़ेगा।
तभी उस रिवीजन का फायदा होगा। बेटा इस ट्रेन में बैठना तो आपको है ना, ट्रेन तो मैं चला रही हूं लेकिन बैठना आपको पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। यस, जूलॉजी में हम एनिमेशंस का भी इस्तेमाल करेंगे। एनिमेशंस देखो क्या होता है ना, टॉपिक की फील आती है बेटा, और इतने प्यारे प्यारे चैप्टर्स है तुम्हारे जूलॉजी के। छोटा सा बेटा देखो, चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, लेकिन चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत प्यारे, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। और बेटा आपने देखा था ना, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने बेहतरीन एनिमेशंस देखे थे क्लास में, ऐसा लग रहा था डॉक्टर वाली अभी से ही डॉक्टर बन गए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो क्लास में हम आपको जो टॉपिक पढ़ा जिससे रिलेटेड एनिमेटेड वीडियो हमें देखने की जरूरत है, जिससे बिल्कुल डॉक्टर साहब वाली फीलिंग आए, क्लास में बैठ के लगे अब डॉक्टर बन ही गए हैं, ठीक है ना, दिमाग में ही डॉक्टर बन गए हैं, है ना। तो बेटा जी वो फील के लिए ना हम एनिमेशंस भी देखेंगे व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गई बात। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आपकी टॉपिक की क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी। सोचो ना बेटा, एनसीईआरटी रीड करा दिया, तपस्या सीरीज करा दी, एनसीईआरटी कैटलिस्ट करा दिया बेटा, एनिमेशन दिखा दिया, समाप्ति एक्सप्रेस दिखा दिया, इतनी सारी चीजें बेटा आपके पास अवेलेबल है। अब बेटा आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए था कि ये रीजन था कि मेरा बैकलॉग हो गया, ये रीजन था जिससे मैं पढ़ नहीं पाई, ये रीजन था जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं बेटा, ठीक है ना। यस, रिवीजन क्लास 11th की, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है बेटा, देखो चाहे दिल टूट जाए, चाहे जो हो जाए, मेरा एक बेटा नियम है, अगर मैं आपसे कोई भी चीज बेटा बैच, मैं ओवर प्रॉमिसेस कभी नहीं करती हूं बैचेस में, कभी नहीं। चाहे मैंने अर्जुना पढ़ाया, लक्ष्य पढ़ाया, यकीन 2.0 पढ़ाया, मैं ओवर कमिटमेंट्स नहीं करती हूं, लेकिन जो मैं कमिटमेंट करती हूं बेटा, चाहे आंधी आए तूफान आए, मैं अपने कमिटमेंट्स जरूर 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 पूरा करती हूं। हाँ, आपके कमिटमेंट्स बेटा स्टार्टिंग में जरूर होते हैं, पर आप अपने कमिटमेंट को तोड़ देते हो, आप हमें दुखी कर देते हो। आप दुखी कर देते हो ना पढ़ाई करके, आप दुखी कर देते हो बैकलॉग करके, आप दुखी कर देते हो अटेंडेंस जब आप बैच क्लास में आते नहीं हो, आप दुखी करते हो रिवीजन ना करके। लेकिन मैंने बेटा एक बारी अगर आपको कमिटमेंट दे दी, जो भी मैं आपको बैच में कमिटमेंट दूंगी, मैं 100% उसको फॉलो करूंगी। मैं बहुत बेटा, मेरे फादर आर्मी में थे, और एक चीज जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है वो है डिसिप्लिन। मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छे से बेटा ये चीज की, डिसिप्लिन की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है ये सिखाई है, और मैं सेम चीज बेटा पूरे जीवन में फॉलो भी करती हूं, और यही डिसिप्लिन मैं तुमसे भी उम्मीद करती हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, यस एवरीवन। काफी सारे बेटा कंपटीशन देख सकते हो, 92,000 पीपल वॉचिंग। भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है। लक्ष्य नीट की जूलॉजी की पहली क्लास 92,000 वॉचिंग हो गई है बेटा, कमाल की बात है। तो बेटा अब पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। यस, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, कितनी जोश और कितनी एनर्जी आप लोगों से मुझे मिल गई। आई थिंक बेटा देखो, टाइम टू टाइम हम आपको क्लास में मोटिवेट करते रहेंगे, आप लोगों को चीजें बताते रहेंगे, है ना, उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी। वो चीज बेटा हम क्लास में हर दिन करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में, सपोला आर्मी के साथ में। क्या मेरी बेटा, अब सारे सपोला आर्मी बन चुके हैं, क्या आप तैयार है बेटा? क्या आप तैयार है बेटा मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए? क्या आप तैयार है बेटा सपोला आर्मी को बड़ा बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस मैम। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा जूलॉजी का 12वीं क्लास का पहला चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी आप लोग खरीद लीजिए, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। माय गॉड 93,000, ये क्या हो रहा है? यस, चलिए जी 94,000, माय गॉड ये क्या हो रहा है? चलिए सुनिए मेरी बात। देखो 12वीं क्लास में जूलॉजी के कौन कौन से चैप्टर से पता है या सिर्फ ऐसे ही आ गए हो? पता है ये ऐसे ही आ गए हो? कौन कौन से चैप्टर है बेटा? सबसे पहला चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने एनसीईआरटी खरीदी है या नहीं खरीदी है? आप लोगों ने एनसीईआरटी खरीदी है या नहीं खरीदी है? बहुत पाप लगेगा। एनसीईआरटी सबसे पहले एनसीईआरटी खरीदिए, आप अपने सामने नोटबुक रखिए, पेन रखिए, सब कुछ लिखना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बाद जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूं कि 12वीं की जूलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
फिर आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है बेटा? इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बड़े बड़े चैप्टर्स है बेटा, नंबर ऑफ चैप्टर्स छोटे कम हो सकते हैं, बट बड़े बड़े चैप्टर्स है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके बाद आपको बेटा एक बहुत बेहतरीन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, पूरा नाम नहीं लिख रही हूं, पढ़ना तो आगे है ही। और दूसरा चैप्टर है बेटा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस। और आखिरी में बेटा आप सारे इवॉल्व हो जाओगे बेटा, सपोलों से बड़े सपोला बन जाओगे, तो चैप्टर पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन का। सारे बच्चों ने ये चैप्टर देखा है ना कि ये जूलॉजी के चैप्टर्स है, यस और नो? यस और नो? सारे बच्चों ने ये चैप्टर का बेटा चैप्टर्स के नाम तो देखे हैं ना? यस देखे है ना? ये पूरा बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बनेगा रिप्रोडक्शन यूनिट, ये बनेगा रिप्रोडक्शन यूनिट। समझ में आ रही है बात? बायोटेक के ये चैप्टर्स बनेंगे बेटा बायोटेक का यूनिट। आपकी 11वीं का जितना वेटेज है आप मान के चलिए बेटा उतना ही वेटेज आपके 12वीं का भी है। यस, उतना ही वेटेज आपकी 12वीं का भी है। और हम जो चैप्टर से शुरू करने वाले हैं दैट विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मोटिवेशन मैंने आपको दी। ये जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं ना बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, इसको बहुत सीरियसली और एक बहुत जिम्मेदारी के साथ में आपको पढ़ना है, ठीक है ना? आप बड़े हैं, आप चीजें बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये दोनों टॉपिक, ये सिर्फ पढ़ाई करने के नीट में क्वेश्चन आएगा इसके लिए नहीं, आपके जीवन में भी जरूरी है। इसको समझना आपके जीवन में भी जरूरी है, इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। यस, ठीक है ना? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको पढ़ना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगी। हंसी मजाक नहीं बेटा, ठीक है ना? सीरियसली होके, सीरियस होके एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं ईश्वर का नाम लेके कि हे भगवान मेरे इन सारे सपोलों को बहुत सारा अपना प्यार दीजिए और इनको मेहनत करने की एक शक्ति दीजिए, है ना? और इनको, मैं तो ये बोलती हूँ मेहनत करने की शक्ति दीजिए, क्योंकि अगर इंसान मेहनत करता है तो ऑटोमेटिकली बेटा काबिल बन जाता है और पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है, ठीक है ना? तो ईश्वर का नाम लेके बेटा शुरू किया जाए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस एवरीबॉडी, चलिए चलिए, यस एवरीवन, चलिए चलिए चलिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कुछ कुछ सवाल मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछूंगी, ठीक है ना? कुछ कुछ सवाल मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछूंगी, आप मुझे आंसर देते रहना, ठीक है ना? तभी तो बेटा लाइव लेक्चर्स होते हैं ना, ताकि इंटरेक्शन हो पाए। बढ़िया, लिख लिया है मैम चैप्टर का नाम, शगुन कह रही है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखो यहाँ 2 शब्द है बेटा, ठीक है ना? चीज बिल्कुल बेसिक से समझेंगे बेटा। आज की क्लास पहली क्लास है, पहली क्लास का ये मतलब नहीं होता कि पढ़ाई नहीं होगी, पहली क्लास में भी बेटा फुल ऑन पढ़ाई होगी। हाँ, लेकिन आज बेटा हमें थोड़े बेसिक्स पढ़ने हैं, आज हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखना है, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे आज, और धीरे धीरे बेटा ये फ्लो बनेगा, धीरे धीरे बेटा चैप्टर की गहराई में पहुंचेंगे। बट बेटा बिल्डिंग खड़ी तभी होगी जब आपका बेस अच्छा होगा। तो बिल्कुल आराम से बेसिक से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? 2 शब्द है इसमें, एक है ह्यूमन और एक है रिप्रोडक्शन। चलिए रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं। मेरे साथ में आप लोगों को लिखना है, मेरे साथ में आप लोगों को लिखना है बच्चों। देखो यहां एक शब्द है रिप्रोडक्शन। शब्द क्या है? रिप्रोडक्शन। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा क्या अर्थ होता है रिप्रोडक्शन का, क्या मतलब होता है रिप्रोडक्शन का, क्यों करना है रिप्रोडक्शन, पर्पस क्या है, मतलब क्या है रिप्रोडक्शन का। देखो बेटा बायोलॉजी तो वैसे ही आसान हो जाएगी अगर आप ना थोड़े से शब्दों पे ध्यान देंगे, अगर आप टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दोगे ना बेटा, तो उनको तोड़ के ही कई सारी मुश्किलें, डेफिनेशंस तो ऐसी आसान हो जाती है। टू रिप्रोड्यूस,
प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी, रिक्रिएटिंग, एबिलिटी टू प्रोड्यूस। एक कह रहा है बच्चे पैदा करना, देखो सही बोल रहा है, बच्चे पैदा करना बिल्कुल सही। न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है बहुत सारी, नेसेसरी ऑफ लाइफ। देखो यार आप इस शब्द को ध्यान से देखो, आप इस शब्द को ध्यान से देखो। री का मतलब होता है अगेन, वापस। प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, वापस से प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? क्या प्रोड्यूस करना भाई? क्या प्रोड्यूस करना? जैसे एक बच्चे ने बेटा बिल्कुल आम भाषा में कहा था, बिल्कुल सही कहा था, प्रोजेनी, बच्चे पैदा करना। यस, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब होता है? बच्चे, अगली जनरेशन के लिए प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बेटा, उसी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। क्यों जरूरी है भाई? क्यों जरूरी है? आगे जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी ना बेटा, तब आप समझेंगे हम सबका धरती पे जो पर्पस है, वो पर्पस ही रिप्रोडक्शन का है। मालूम था तुम्हें? वो पर्पस ही रिप्रोडक्शन का है, जनरेशन को आगे बढ़ाने का है, अपने जीन्स को आगे बढ़ाने का है। समझ में आ रही है बात? ये पर्पस है हमारा धरती में। मैं आपको थ्योरीज पढ़ाऊंगी जब इवोल्यूशन में, ठीक है ना। अपनी जैसों को बेटा, अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाने का है, अपने जैसों को। भाई तुम्हारे जैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे सपोले तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। देखो यार, वैसे तो ये हम नीट बायोलॉजी एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि दिस इज आवर अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, है ना। हमारे देश में बेटा इसको बहुत सीरियसली ले लिया है, इसीलिए बेटा जनसंख्या का रेट तो तुम जान ही रहे हो, है ना। इसको बहुत सीरियसली लिया। ये डेफिनेशन सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ये सबको पता है कि रिप्रोडक्शन इज द अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, है ना। अगला चैप्टर है ना, उसमें मैं पढ़ाऊंगी बेटा, हमारा जो देश था ना, हमारा जो देश है, उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। हमारा देश वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। फॉलो तो कितना कर पाए बेटा, वो तो तुम अपनी कमेंट्स में बेटा वॉचिंग से देख लो ना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? उसकी बात हम करेंगे। बट बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ टू प्रोड्यूस, अगेन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्यों जरूरी है? जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, वो जीन्स हमेशा इस धरती पे रहे, सपोलो का जीन्स हमेशा धरती पे रहे, उसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन करना। बेटा सरल भाषा में समझाया, अगर आपको समझ में आया तो एक थम्स अप दे दीजिए। यस, आप एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई जो मैम ने अभी बताई, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब मैं हिंदी में लिख भी दे रही हूं, बच्चे। क्यों जरूरी है मैम? वाई इज इट नेसेसरी? क्यों जरूरी है? फ्लो चार्ट्स देखो, मेरे क्लासेस में आपको डायग्राम्स बहुत बेटा ऑर्गेनाइज्ड। एनसीईआरटी ना तुम्हें बहुत आसान लगेगी, एक बार तुम क्लास के नोट्स पढ़ लोगे ना तो तुम्हें बेटा एनसीईआरटी यूं बहुत मक्खन लगेगी। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक नोट्स हम क्लास में बनाएंगे, क्योंकि अंत में ना रिवीजन करने में बेटा यही काम आता है, तो इसीलिए क्लास के नोट्स सिस्टमैटिक होने चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग क्यों जरूरी है? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन साथ साथ में लिखो, बिल्कुल बेसिक बातें बता रही हूं, तो ये आपको क्लास में ही नोट करना है बेटा, साथ के साथ नोट करना है, ठीक है ना, साथ के साथ नोट करना है। और जैसे ही नोट कर लोगे तो बेटा मुझे एक थम्स अप दे देना। सारे बच्चों ने बेटा यहां तक नोट कर लिया? यस एवरीबॉडी? किसी को कोई दुख दर्द या समस्या तो नहीं? सही है बेटा, ऑल गुड, ऑल गुड। यस, टू मेंटेन द स्पीशीज ऑन अर्थ, बहुत जरूरी है बेटा प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। यही हमारा अल्टीमेट पर्पस है, अपने जीन्स हमेशा धरती पे रहने चाहिए।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, ठीक है ना। अब दूसरा शब्द बेटा देखो, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं चैप्टर का मतलब बता रही हूं तुम्हें, ठीक है ना। दूसरा शब्द क्या है? ह्यूमन। हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की। हम अपने रिप्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो अगर मैं ह्यूमंस में देखूं कि रिप्रोडक्शन में ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें दो चीजें बेटा एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है जो आपको जाननी चाहिए। किसकी बात कर रही हूं मैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन तो मैंने समझ लिया मैम, अब मैं बात करने जा रही हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो तुम ह्यूमंस की अगर बात करोगे ना बेटा, तो हमारे लिए कहा जाता है कि हम बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। कैसे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। एक बोला जाता है कि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। क्लास में एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, सारे बच्चे सीधे बैठेंगे, सारे बच्चे जो चीजें मैं रिपीट करने के लिए बोलूंगी वो रिपीट करेंगे। क्या बोला मैंने? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। और दूसरी बात पता है अपने लिए क्या कही जाती है? कि हम लोग विविपैरस होते हैं। कुछ बच्चों ने ये शब्द ही नहीं सुने होंगे, तो इसका मतलब मैं अभी आपको बता रही हूं, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक्स बता रही हूं, चैप्टर का मतलब बता रही हूं। हम लोग क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? हम विविपैरस है। मैम क्या होता है ये विविपैरस? समझते हैं बेटा। ह्यूमंस आर व्हाट आर ह्यूमंस? ह्यूमंस आर, नंबर 1 पॉइंट मैं कहना चाहूंगी, हमारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एक ही बात है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ये लिखते हैं। अरे भैया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग साथ के साथ लिखिए सपोलो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। और नंबर 2 बेटा मैंने पॉइंट क्या बताया? नंबर 2 पॉइंट मैंने बताया विविपैरस। अगर किसी को सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब पता है तो कमेंट्स में लिखो। और दूसरा शब्द मैंने क्या बताया? विविपैरस। दूसरा वर्ड मैंने क्या बताया? विविपैरस। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा जो धीरे धीरे क्लास में कवर करेंगे, बट मैंने क्या कहा, मैं हमेशा एनसीईआरटी को साथ में लेके चलती हूं। आपको ये सारी चीजें सीक्वेंशियली एनसीईआरटी में मिलेंगी। एनसीईआरटी हमेशा सामने होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होनी चाहिए। तो हम है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, हम है बेटा क्या? हम है विविपैरस। पहले शब्द का मतलब बताइए। अमन कह रहा है 2 पेरेंट्स, विशाल कह रहा है गैमीट्स, श्वेता 2 पेरेंट्स प्रोड्यूसिंग यंग वन। गैमीट फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। बेटा देखो जब भी हम एसेक्सुअल, हालांकि थोड़ा बहुत बॉटनी में भी ये चीजें पढ़ोगे और आपने शायद 9वीं या 10वीं में सुना होगा, जब आप सेक्सुअल एसेक्सुअल को डिफरेंशिएट करते हो, जब भी आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स की बात करते हो, तो इसमें आपको 2 सेक्सेस इन्वॉल्व दिखते हैं। 2 सेक्सेस में गैमीट्स आपको इन्वॉल्व दिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आपको दिखता है। पर ये गैमीट किस चिड़िया का नाम है? मैम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स गैमीट फॉर्मेशन करते हैं 2 डिफरेंट सेक्सेस के गैमीट्स। एक फीमेल का गैमीट होता है, एक मेल का गैमीट होता है। क्या होता है बेटा? गैमीट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेल का गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल का गैमीट होता है एग, ओवा। सुना है ये नाम? सुना है तो मुझे बताना यस मैम। तो ये 2 डिफरेंट गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवा, और इन्हीं दोनों गैमीट के फॉर्मेशन से और आगे बेटा यही अभी आपको मैं पढ़ाने वाली हूं कि आगे इन गैमीट्स का क्या होगा रे कालिया। तो बेटा यही गैमीट्स आगे जाके फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और आगे जाके गैमीट्स के वजह से ही बेटा आगे जब ऑफस्प्रिंग बनता है, इस तरीके से जब बेटा कोई भी एनिमल बेटा रिप्रोडक्शन करता है, उसे आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? क्या कोई कष्ट है? क्या बोला मैम ने? जहां आपको गैमीट फॉर्मेशन दिख रहा है 2 डिफरेंट सेक्सेस का, मेल गैमीट आपको दिख रहा है स्पर्म, फीमेल गैमीट आपको दिख रही है ओवा, और इन्हीं दोनों गैमीट से ही अल्टीमेटली ऑफस्प्रिंग बनेगा। ऐसे रिप्रोडक्शन को आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को?
क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? गैमीट समझ में आया आप लोगों को? यस, लिख ले बेटा इस बात को। रिप्रोडक्शन वेयर gametes of two different sexes कौन से बेटा? मेल गैमीट, मेल का साइन पता है ना सपोलो? ये मेल का साइन है, मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम और एग इज इन्वॉल्व्ड। ऐसे रिप्रोडक्शन को आप कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? हाँ मैम बिल्कुल सही, आगे इनका फ्यूजन होगा, इनका मिलन होगा और वो सारी चीजें ही तो बेटा हमें अभी पढ़नी है कि क्या क्या होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। यही तो बेटा पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ना है। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रही हूँ, यही तो आगे पढ़ना है। जो बच्चे बिल्कुल आगे का पढ़ के आए हैं बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, आप पहले से ही पढ़ के आए हैं, इससे आपको क्लास में और बेटर समझ में आता है। अगर आपके पास कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास टाइम है, मैं पहले से थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ के आता हूँ, बेटा वेल डन, जरूर पढ़ के आइए थोड़ा सा, ठीक है ना। वीवी पैरस मीन्स, अंशी कह रही है वरुण का आंसर आया, प्रतीक्षा का आंसर आया, हर्ष, अरे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भाई। यास्मीन, याशफीन का आंसर आया, आफरीन का आंसर आया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवी पैरस? वीवी पैरस एनिमल किंगडम याद आ रहा है? स्नेक्स सपोलो, एनिमल किंगडम, वहां पे वीवी पैरस पढ़ाया था मैंने, ओवी पैरस, वीवी पैरस। क्या होता है वीवी पैरस का मतलब? एक एनिमल्स आपने पढ़े होंगे बेटा ओवी पैरस, एक एनिमल्स आपने पढ़े हैं वीवी पैरस। क्या मतलब होता है वीवी पैरिटी का? नॉन एग प्रोडक्शन, डायरेक्ट बर्थ। अरे भाई वीवी पैरस का मतलब होता है डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू दी यंग वंस। अरे भाई अपने में तुमने कभी देखा है कि अंडा होता है बेटा? हाँ वो सपोलों की बात मैं नहीं कर रही हूं, उनका मामला तो बेटा अलग है, पर बेटा ऐसा थोड़ी होता है कि अपन अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी, तुम मुर्गी हो बेटा, तुम तो खैर सपोले हो, है ना, अंडा तो अपन नहीं देते ना बेटा, ना तुम कबूतर हो। हाँ तो बेटा जो लोग अंडे देते हैं ना, अब कई मूर्ख सपोले कहते हैं यहाँ तो लिखा है मैम आपने, मैम यहाँ आप ही तो कह रही हो ओवम एंड एग प्रोड्यूस। अरे नालायक, अरे सपोले भाई, ये अलग एग है भाई, ये अलग एग है। फीमेल में बेटा वैसा एग थोड़ी होता है जो तू समझ रहा है, मुर्गी का अंडा। जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल बेटा वैसे एग देते हैं ना, जो तुम एक्चुअल में सोच रहे हो, हाँ वही वो ओवी पैरस एनिमल्स होते हैं बेटा। वो कैसे होते हैं? ओवी पैरस एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स, ओवी पैरस एनिमल्स, ठीक है ना। लेकिन अपन ऐसे नहीं है, डायरेक्ट गिव बर्थ टू द यंग वन। बधाई हो सपोला या सपोली हुई है ना, बधाई हो अंडा आया है तो नहीं बोलते हैं, तो डायरेक्टली हम वी गिव बर्थ टू द यंग वन, बच्चा हाथ में आ जाता है अपना है ना। तो दैट इज बेटा वीवी पैरिटी। किसी को कष्ट इसको समझने में, समझ में आ रही है ना बेटा बात, है ना। एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए बेटा क्लास में, बिल्कुल पानी पीते रहो, एनर्जी मेंटेन रखो। मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ इसी बात पे। हाँ ओ भाई ये क्या, डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। और यहां तक नोट कर लिया हो तो थम्स अप देना, अगली स्लाइड में मैं पढ़ूंगी। डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस। बेटा इस स्लाइड में कोई दिक्कत, एक एक चीज, एक एक शब्द आपको समझ में आया ना? मुझे एक बार बता दो। गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अंडा नहीं बेटा, अंडा नहीं दिया अपन ने, यंग वंस। क्या मेरे सपोलों को बेटा सारी बहुत सही। एक बार और बता दो, साक्षी कह रही है, तो बेटा एक बार और बताया जाएगा। मैं साइड हो जा रही हूं, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर लो। हमने बात की ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने बात की रिप्रोडक्शन की। मैम री का मतलब वापस से प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? बच्चे, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। धरती पे हमारा एम ही ये है,
हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है भाई, साइंस के लिए जरूरी है भाई, साइंस के लिए जरूरी है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। समझ में आ रही है बात? अपनी जीन्स बेटा धरती पे रखने के लिए बहुत जरूरी है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रिप्रोडक्शन। जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूंगी तो बेटा हमारी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, हमारे में दो सेक्स, हम कह रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब दो सेक्सेस हैं। मेल से आ रहा है मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल से आ रही है फीमेल गैमीट ओवम, और इन्हीं गैमीट फॉर्मेशन से गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट इन्वॉल्व हो रहे हैं आगे जाके बेटा, इसी से आगे जाके ऑफस्प्रिंग बनेगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड। और हम है विविपैरस, हम एग लेइंग नहीं है, मुर्गी नहीं है, सपोले हैं, अंडा देते हैं बेटा जो ओविपैरस एनिमल्स। हम जो है बेटा डायरेक्टली बच्चा है ना, डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, दैट इज कॉल्ड एज विविपैरस। थम्स अप दे दो, आगे बढ़ रहे हैं। यस, गॉट इट एवरीबॉडी। मैम सीक्वेंशियली एक चीज एनसीईआरटी में पूछी जाती है, ठीक है मैम बता दिया रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है रिप्रोडक्शन की, आपने बता दिया मैम। हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बता दिया मैम। हम विविपैरस होते हैं, ठीक है मैम। पूरा जो चैप्टर है वो इस पर बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। जो स्टेप्स में अभी आपको इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी, ये सारा जितना भी स्टेप्स पढ़ाऊंगी ना बेटा, इसी को पूरे चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस, जो अभी हम इनके सेट ऑफ इवेंट्स लिखेंगे ना बेटा, यही चीज तो हमें पूरे चैप्टर में पढ़नी है। समझ में आ रही है बात? यस यस। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, हमने बोल तो दिया कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, हमने बोल तो दिया कि हम रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन को करने के लिए देयर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स जो बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी होता है, जिसको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तुम्हारे सिलेक्शन में सीक्वेंशियली कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले अर्जुना में एडमिशन लेना, फिर लक्ष्य में एडमिशन लेना, फिर क्लास अटेंड करना, फिर नोट्स बनाना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर टेस्ट देना। यही चीज सीक्वेंशियली जब होती है तो सिलेक्शन होता है, राइट? वैसे ही रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहली चीज, कोई पढ़ के आया है तो मुझे बता सकता है, सबसे पहला इवेंट बेटा रिप्रोडक्शन का क्या होता है? नंबर 1 इवेंट। वेरी गुड शर्मिला, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड पंकज। यस, चलिए, यस, वेरी गुड नैतिक। नंबर 1 जो चीज मैम होनी चाहिए इवेंट, दैट इज मैम गैमीटोजेनेसिस। यार हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, गैमीट ही नहीं बनेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने क्या कहा था? आधी समस्या तो शब्द से ही सॉल्व हो जाती है, आधी समस्या तो बेटा शब्द से ही सॉल्व हो जाती है। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट की जनरेशन, गैमीट की जनरेशन इज गैमीटोजेनेसिस, गैमीट की फॉर्मेशन इज गैमीटोजेनेसिस। मेल में अपना गैमीट बन रहा है, फीमेल्स के अंदर अपना गैमीट बन रहा है। क्या बताया मैम ने? गैमीट मेल्स में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, वो मेल का गैमीट है। फीमेल में क्या बन रहा है? ओवा बन रहा है बेटा, एग बन रहा है, वो फीमेल का गैमीट है। जब मेल में गैमीट्स बनते हैं ना बेटा, उस गैमीट के बनने को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए बेटा। मैंने गैमीटोजेनेसिस में गैमीटो का क्या मतलब बताया मैम? गैमीटो का मतलब बताया मैम गैमीट, और जेनेसिस का मतलब मैम ने क्या बताया? मैम ने बताया गैमीटोजेनेसिस में इसका मतलब जनरेशन। बताया कि नहीं? हाँ कि ना? गैमीट की जनरेशन, गैमीट की फॉर्मेशन, जेनेसिस। तो मैम गैमीटोजेनेसिस अगर फीमेल में हो रही है तो उसका नाम होता है oogenesis, और अगर वही गैमीटोजेनेसिस मेल में हो रही है तो उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आया तो बोल दीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए। यस, इजी, वेरी इजी बेटा। तो अगर बच्चे पैदा करने हैं तो सबसे पहले बेटा गैमीट बनने चाहिए। समझ में आ गई? तो मैं लिख दे रही हूं बेटा, नंबर 1 स्टेप रिप्रोडक्शन का होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और प्यारे सपोलो, यही गैमीट्स का फॉर्मेशन अगर बेटा किस में होता है? अगर होता है मेल्स में,
तो उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वही होती है अगर फीमेल में तो उसे बोला जाता है oogenesis। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, वेरी गुड। तो हम यहां पे लिखेंगे एक होता है मैम स्पर्मेटोजेनेसिस। और बेटा इस चैप्टर में पूरा बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है। oogenesis, ठीक है ना। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर से शब्द को तोड़ यार, मेहनत कर, शब्द को तोड़। स्पर्म की जेनेसिस, स्पर्म का जनरेशन, 11वीं में भी था ये टॉपिक, है ना। तो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल, यानी कि अगर मेल में गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस पूछा जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस पूछा जाए तो oogenesis। समझ में आ गई बात। फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, एग को पता है बेटा क्या बोला जाता है, और एग को ओवा भी बोला जाता है। हाँ, एग को ओवा भी बोला जाता है। एग या ओवा, एग को क्या बोला जाता है, ओवा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओवा इन फीमेल। सपोलो, समझ आ गया ना यहां तक, बढ़िया, मस्त समझ में आया ना। अब गैमीट बना के बैठ जाए, हाथ पे हाथ धर के, अपने आप हो जाएगा रिप्रोडक्शन। अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे भाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब गैमीट बना के बैच तो खरीद लिया है, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा हवा में। अरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। हाँ समझ में आ रही है बात। गैमीटोजेनेसिस कर लिया, अब बेटा गैमीट्स को मिलवाना है, मिलवाना है तो बेटा कुछ तो करना पड़ेगा उपाय। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है ना, मेल गैमीट जो कि स्पर्म है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जरूरी है, ठीक है ना। जरूरी है। ये स्लैश है बेटा, ठीक है ना, ये स्लैश थोड़ा सा ना, अरे यार इसको थोड़ा स्लैश बनाते हैं अच्छा सा। दिस इज स्लैश, एग को ही ओवा बोलते हैं, एग को ही ओवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैम दूसरा जो स्टेप है ना, दूसरा जो स्टेप है, बहुत सही बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा अब आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो नंबर 2 चीज हमें करनी पड़ेगी, एंड दैट नंबर 2 चीज इज, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, किसी को पता है ये चीज। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं अगला स्टेप जो होना चाहिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। अरे भाई फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना जब दोनों बेटा करीब आएंगे, जब दोनों करीब ही नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई। हाँ फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बच्चे कह रहे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अरे भाई रुको, सब्र करो भाई, पहले दूसरा जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज इनसेमिनेशन। मेरे साथ में बोलिए स्क्रीन के पीछे, इनसेमिनेशन। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज इनसेमिनेशन। क्या मतलब होता है मैम इनसेमिनेशन का? इनसेमिनेशन का मतलब होता है मैम हमारे केस में जो मेल गैमीट होता है उसका ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इस शब्द को बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है इंसेमिनेशन। बोलो समझे कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं। यस तो ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल गैमीट ट्रांसफर हो जाता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसी स्टेप को क्या बोला मेरे प्यारे सपोलो, इंसेमिनेशन। लिख लें, एक एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये हमने एक लाइन में पढ़ा पर ये पूरा प्रोसेस अभी हम बेटा पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। सो इसमें हम लिख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट स्पर्म into the female reproductive tract। समझे कि नहीं?
अगला स्टेप क्या होना चाहिए कमेंट्स में आप बताइए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए कमेंट्स में आप बताइए। इंसेमिनेशन भी कर दिया, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हंसिका, सिमरन, अमन, राखी, सोनी, श्रद्धा, शुभम, यश, दित्या, अनुष्का, वेरी वेरी नाइस। अगला स्टेप क्या होना चाहिए मैम? फ्यूजन। अब तो होगा फ्यूजन, अब तो होगा बेटा इनका मिलन। एक मेल गैमीट अब पहुंच चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, अब बेटा इसकी सफर की शुरुआत होगी और जीतेगा केवल एक। लाइफ इज अ रेस, ठीक है ना? अरे भाई सुनो, तो बेटा जी ये समझेंगे कि कैसे एक स्पर्म पहुंच जाता है अपनी प्यारी ओवम के पास, ठीक है ना? एक स्पर्म जाता है बेटा, बहुत तेजी के साथ मूव करता है। हम बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशंस देखेंगे, ठीक है ना, जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो स्पर्म पहुंचता है ओवा के पास और दोनों का फ्यूजन होता है। और मैं तो एक स्टेप में बता रही हूं वैसे, ठीक है ना बेटा? बहुत लंबी प्रक्रिया है ये। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनेगा? तो इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा सपोलो? दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए क्या बनेगा? बनना क्या चाहिए बेटा? सपोला सपोली बन जाएंगे क्या? अभी बन जाएंगे क्या सपोला सपोली? बताइए जी, हाँ या ना? जब इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा रे? क्या बनेगा? जाइगोट, फर्टिलाइजेशन। अगला जो स्टेप है मैम वो है फर्टिलाइजेशन। इतनी आसानी से होता नहीं है जितनी आसानी से मैं बता रही हूं, पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना? ये क्या लिखा है गोविंद ने? ब्लास्टोसिस। ओ याद करके आया है पर गलत कर लिया, गलती से बेटा दूसरी चीज देख ली तूने। हाँ चलिए जी, फर्टिलाइजेशन में हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। एक ड्राइंग दिखाऊं छोटी सी, एक ड्राइंग दिखाऊं छोटी सी। ये देखो बेटा, ऐसे होता है स्पर्म, ये स्पर्म मान लो, ऐसे हो गया बेटा ओवा, ठीक है ना? ऐसे मान लो, ठीक है जी। ये दोनों मिलते हैं, ये आपका हो गया क्या? स्पर्म। ये आपका क्या हो गया बेटा? ओवा। और इनसे मिलके बनता है नो सपोला सपोली बेटा, वो तो बाद में बनेंगे, ठीक है ना? अभी क्या बनेगा इनके मिलने से? अभी ऐसे याद रखो, इनके मिलने से बन गया ये हो गया तुम्हारा जाइगोट। अगर यहां तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो बेटा बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। इन 3 स्टेप्स में बेटा कोई दुख दर्द अगर समस्या नहीं है तो बता दीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। यस यस, वेरी गुड कामरान, बिल्कुल सही बोला आपने। ऋषभ पूछ रहा फ्यूजन का मतलब बेटा, फ्यूजन मतलब मिलना, मिल जाना, ठीक है ना? यस, यहां तक किसी को कोई कष्ट? अब क्या होगा रे कालिए? सबसे पहले गैमीट बना लिए, गैमीटोजेनेसिस। मेल ने अपने गैमीट बना लिए स्पर्म, फीमेल ने अपनी गैमीट बना ली ओवा। और यहीं तक हम नहीं रुके, हमें तो रिप्रोडक्शन करना है, हमें तो बच्चे पैदा करने, ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, अपनी जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए। हमने कर दिया ट्रांसफर ऑफ गैमीट। मेल गैमीट का ट्रांसफर जब हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसे हमने बोला बेटा इंसेमिनेशन। तीसरा स्टेप मैम, गैमीट का ट्रांसफर कर दिया, अब गैमीट अपना काम करेगा। तो बेटा फ्यूजन होता है, मिलन होता है, स्पर्म और ओवम का इनका मिलन होता है। इनके मिलने से बेटा आगे जाके क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं जाइगोट। शाबाश सपोला आर्मी, सारे बच्चे तगड़े आंसर दे रहे हैं मैम। अगला स्टेप होना चाहिए मैम इम्प्लांटेशन, ठीक है ना? क्या मतलब है इम्प्लांटेशन का? अगला जो इवेंट होता है बेटा रिप्रोडक्शन का, वो होता है इम्प्लांटेशन। कोई बताएगा क्या मतलब है इम्प्लांटेशन का? इम्प्लांटेशन। अब बेटा इसमें ना मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जो हम चैप्टर में ना आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल ये ना चैप्टर का बिल्कुल आखिरी, क्योंकि अब हम इवेंट्स में भी तो बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ गए हैं ना। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो बाद में होता है,
तो चैप्टर के बाद में जो है हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। बट बेटा कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स है जो एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में दिए हुए हैं और वो आपको समझ नहीं आएंगे अगर मैं आपको ना वो चीज बताऊंगी नहीं। तो मैं थोड़ा सा तो यहीं पे आपको बताऊंगी और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये समझ के आ रही हूं आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको कुछ नहीं पता है वही सोच के मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है ना। यस, वैसे तो वो बेटा 100% सच है, बट फिर भी ठीक है ना। इम्प्लांटेशन, देखो यार हमारी मदर्स, ठीक है ना, जिनको तुम कभी कभार कुछ भी बोल देते हो बेटा, बहुत पाप लगेगा, ठीक है ना। यार मम्मी यार क्यों कर रही हो ऐसे यार, हाँ मत बोलो यार, मेरे को सब पता है, तुम मेरे को मत बताओ, हमेशा ऐसे करते रहते हो, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं करना, हमेशा ऐसे बोलते हो, ठीक है ना। अगर मदर्स नहीं होती तो आप इस धरती पे नहीं होते, ठीक है ना। तो ये जो आपने जाइगोट बनाया ना बेटा, आगे जाके आपको जितनी भी चीजें बेटा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मदर्स ने आपको 9 महीने कैरी किया है, अभी पढ़ाऊंगी मैं ये चीज आपको, अपनी बॉडी में जितना जो माँ खाती है ना उसी के थ्रू तुम्हें सारी चीजें मिलती है। तुम जो बेटा गंदगी प्रोड्यूस करोगे मम्मी के यूट्रस के अंदर, वो सारी चीजें मम्मी के थ्रू निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये 9 महीने एक जीवन को मदर अपने अंदर कैरी करती है, और तुम्हारा जो ये तुम्हें जीवन मिला है ये उनके ही कारण मिला है कि उन्होंने ये जो 9 महीने तुम्हें कैरी किया ना बेटा, ये जो स्ट्रगल किया, ठीक है ना। इतना वेट अगर तुम यहां उठा के एक बार चल के देख लो ना तो तुम्हें फील होगा कि ये भार कितना बड़ा भार है। तो ये मम्मी को जो तुम कई बार बेटा ऐसे टोक देते हो, बोल देते हो ना, ऐसे मत किया करो। माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होगा ना बेटा तो कुछ भी नहीं होगा। माँ बाप का आशीर्वाद अगर रहा ना बेटा तो चीज हो सकता है कुछ चीज देर से मिले, बट मिल जाएगी अपनी मेहनत से, आपकी मेहनत से। ये इम्प्लांटेशन का मतलब है बेटा आप जाइगोट तो बन गए, बट आपको मदर से जुड़ने की जरूरत है। अगर मदर की बॉडी से आप अटैच नहीं हो पाए, अभी तो आप बने भी नहीं हो, पर अगर बेटा आप अटैच नहीं हो पाए मदर के बॉडी से तो आपके आगे बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो, हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो, ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो। ये जो जाइगोट बना है ना बेटा, जाइगोट कैसे बना? एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना। इस चैप्टर में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं आपको पहले से बेसिक्स बता रही हूं। पहले मैं यहां एक लाइन लिख रही हूं, इस लाइन में एक शब्द आएगा जिसका मतलब तुम्हें नहीं पता है, वो मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब बेसिकली बेटा ये होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the यूटेराइन एंडोमेट्रियम। भाई यहां कुछ बिल्कुल जो एकदम बिल्कुल पढ़ लिख के नहीं आए हैं ना बच्चे, वो कहेंगे यार मैम कुछ ये शब्द तो पहली बार जिंदगी में सुन रहे हैं। तो बेटा चिंता ना कर, मैं हर एक शब्द का मतलब बताऊंगी, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूं कि शायद तू पढ़ के नहीं आया है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगी, एक एक शब्द का मतलब बताऊंगी। ये ब्लास्टोसिस्ट कहां से आ गया मैम, ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम कहां से आ गया मैम, है ना, ये कहां से आ गया मैम, अभी बताती हूं कहां से आया। अब बेटा इसको लिखना है यहाँ पे, भले ही मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी इसे डिटेल में, बट इसे यहाँ पे ही लिखना है। अभी तक तो मैम आपने जाइगोट पढ़ाया था, अभी तक तो मैंने क्या पढ़ाया था मेरे प्यारे सपोलो, अभी तक तो मैंने जाइगोट पढ़ाया था। यस, अभी तक तो मैंने जाइगोट पढ़ाया था। बेटा होता ये है ना कि ये जो जाइगोट बनता है ना, ये जर्नी की शुरुआत होती है, ये जर्नी की शुरुआत होती है जब जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट बेटा क्या, जाइगोट जो है ना सिंगल सेल है, जाइगोट जो है सिंगल सेल है सपोलो। अब ये जो जाइगोट है ना बेटा ये डिवाइड करता है। बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं, ध्यान से सुन बस। ये जो जाइगोट है ना बेटा ये सिंगल सेल है, जब स्पर्म और ओवा फ्यूज हुए तो एक जाइगोट बन गया। अब ये डिवाइड करता है, अब ये क्या करता है मेरे प्यारे सपोलो, अब ये डिवाइड करता है बेटा, और ये सिंगल सेल से डिवाइड करके देखो मैं क्या बना रही हूं मैम, ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है सपोलो एक जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल था मैम, ये डिवाइड करता है, बनाता है एक का दो, एक का दो, एक का दो। पढ़ेंगे इस चीज को डिटेल में
क्या बनता है? अरे भाई 32 सेल स्टेज। अरे नलायकों, मूर्खों, सपोलो, क्या बोला था? अपना दिमाग मत लगाना, फिर लगा रहे हो अपना दिमाग। रुको, सब्र करो। ये डिवीजन जो करता है ना, इसका भी अपना नाम होता है, बट मैं अभी नहीं बता रही हूं। ये डिवाइड करता है बेटा, ये तो सिंगल सेल था, इससे बनेगा 2 सेल, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? 2 सेल स्टेज। बेटा ये बात समझ में आई तो एक थम्स अप देना, मैं ना तभी आगे बढ़ूंगी जब तुम्हें ना समझ में आ गया सारा। पहले बनेगा 2 सेल स्टेज, यहां या ना? पहले डिवाइड किया तो क्या बना बेटा? 2 सेल स्टेज। यस, क्या बना? 2 सेल स्टेज। यहां पे ये रुकेगा नहीं, फिर ये डिवाइड करेगा। ये जाइगोट कहेगा कि मैं झुकेगा नहीं, अभी तो मैं स्टार्ट किया है। 2 सेल स्टेज से फिर ये डिवाइड करेगा। तो बेटा अभी तो मैंने 2 बनाए हैं ना, अभी 2 का 4, क्या बना? 4 सेल स्टेज। बोलो समझे कि नहीं? बोलो समझे कि नहीं? यस और नो? समझे कि नहीं? यस, 4 सेल स्टेज। और बेटा ये ऐसे ही डिवाइड करता रहता है, पर मैं अभी तुम्हें वो प्रोसेस नहीं पढ़ा रही हूं। अभी मैं तुम्हें वो प्रोसेस नहीं पढ़ा रही हूं बेटा कि कैसे कैसे डिवाइड करता है, क्या फिनोमिना होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, मैं ये नहीं समझा रही हूं। मुझे तुम्हें 2 शब्द समझाने हैं बेटा। एक वर्ड मुझे तुम्हें समझाना है ब्लास्टोसिस्ट, और एक वर्ड मुझे तुम्हें समझाना है यूटेराइन एंडोमेट्रियम। मैं अभी तुम्हें ये 2 वर्ड समझाना चाह रही हूं। तो मैम जब जाइगोट बनता है ना, वो सिंगल सेल होता है, वो डिवाइड करता है, ये मदर की बॉडी के अंदर हो रहा होता है बेटा, पता है तुम्हें? पहले सिंगल से दो सेल्स बनते हैं, 2 सेल स्टेज। 2 से बनते हैं बेटा 4। 2 से कितने बनते हैं बेटा? 2 से बनते हैं 4। और ऐसे ही डिवाइड करते करते ना बेटा, अब मैं आगे के नहीं बता रही हूं, मैं कह रही हूं ऐसे ही डिवाइड करते 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 बेटा एक स्टेज बनती है जिसको बोला जाता है ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। क्या मेरी बात समझे? क्या बोला मैम ने बेटा? मैंने आपको बोला है आप बेटा आगे मत भागो कि आगे की पढ़ लेता हूं, आगे की पढ़ लेता हूं, जो मैं पढ़ा रही हूं बस उतना, अपना बुद्धि नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है ना? क्या बोला मैम ने? जाइगोट था पहले, पर वो जाइगोट को बड़ा होना है ना बेटा। तुम्हें बेटा पहले तो तुम एक छोटू से इतने बॉल जैसे दिख रहे हो भाई, इतने छोटू से, बहुत छोटू से तुम धीरे धीरे ग्रो करते हो मम्मी की बॉडी के अंदर, है ना? और ग्रो करना है तो मम्मी की बॉडी से अटैच होना पड़ेगा। जाइगोट बॉडी से अटैच नहीं होता ना बेटा। सिंगल सेल से बनता है पहले 2 सेल स्टेज, 2 से बनते हैं 4, और 4 से 8 भी बनते हैं, 8 से 16 भी बनते हैं। ऐसे बेटा डिवाइड करते करते, मेरे कहने का मतलब है ऐसे डिवाइड करते करते बेटा एक स्टेज आती है जिस स्टेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उस स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज या ब्लास्ट्यूला भी उसे बोलते हैं। पता है क्यों ये स्टेज इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि ये वो स्टेज होती है जब ये मदर की बॉडी से चिपकती है। अभी तक मदर की बॉडी से कोई चिपका नहीं है, मैं बिल्कुल आपको ना सरल भाषा में बता रही हूं, समझे? हाँ, मॉर्यूला, व्हाट इज मॉर्यूला? फिर बेटा अभी से तू मॉर्यूला पूछ रही है बेटा, मेडिकल कॉलेज तक कैसे पहुंचेगी? क्या बोला? ज्यादा इंटेलिजेंट नक्को बनने का, ठीक है ना? क्या बोला मैंने? बताओ यस और नो? 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। मैं यहां पे एक वर्ड लिख रही हूं, इवेंचुअली, मतलब अल्टीमेटली, इवेंचुअली फॉर्म्स अ स्टेज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? क्योंकि बेटा यही वो स्टेज होती है ना जो मम्मी के बॉडी से चिपकेगी, जाके जुड़ेगी। थम्स अप दे देना बेटा अगर किसी को कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। ओ माय गॉड, यस एवरीबॉडी, जल्दी से बताएंगे सबोला आर्मी, यस। बेटा देख, मैं हर एक चीज बताऊंगी, इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, इस स्टेज का नाम क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगी। पूरा रिप्रोडक्शन बेटा आज ही क्लास में कर लेगा क्या? नहीं ना? पढ़ना है ना चैप्टर, अभी तो बेटा शुरुआत हुई है, पिक्चर तो पूरी बाकी है भाई। ब्लास्टोसिस्ट समझ में आ गया? वैसे मेरे सपोलों को, बहुत सारे सपोले जो पढ़ के आए हैं उनको ये पता है कि एंडोमेट्रियम क्या होता है, बट मैं अभी आपको समझाती हूँ। यूटरस, मदर का जो यूटरस होता है बेटा, वही तो वो स्ट्रक्चर होता है जहां एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। आपकी भी हुई थी, मेरी भी हुई थी, सारी सपोला आर्मी की हुई थी बेटा। हम सब मदर के यूटरस में ही तो डेवलप होते हैं ना बेटा। यूटरस
जिसको वूम भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी, इसका मतलब मैं समझा रही हूं। तो मदर की जो यूट्रस होती है ना बेटा, उसकी वॉल्स होती हैं, उसकी दीवारें होती हैं, उसकी लेयर्स होती हैं। तो जो मदर की यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, अभी मैं अगला स्लाइड कर दूं, यहां तक बेटा डन हो गया है, यहां तक डन हो गया एवरीबॉडी, यस। मैं ना अगला ब्लास्टोसिस्ट तो मैंने समझा दिया, यूटेराइन एंडोमेट्रियम समझाती हूँ कि क्या होता है। व्हाट इज यूटेराइन एंडोमेट्रियम? ये यूट्रस की ना सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिससे जाके जो ब्लास्टोसिस्ट है ना वो जुड़ता है। देखो व्हाट इज यूटेराइन एंडोमेट्रियम, बिल्कुल आपको एक एक शब्द पता होना चाहिए। पहले तो इसका मतलब लिखते हैं, इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूटेरस। देखो दिखाऊं, एक ड्राइंग दिखाऊं बच्चों? हाँ देखो देखो ऐसे छोटी सी ड्राइंग बेटा, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे बट छोटी सी एक ड्राइंग दिखाती हूं, है ना। मुझे बहुत ये टॉपिक भी बेटा बहुत बेहतरीन है, सारे टॉपिक्स बहुत बेहतरीन है बेटा, है ना। ये मदर का मैं यूट्रस दिखा रही हूं, तो यूट्रस की ना वॉल होती है बेटा, और यूट्रस की मैं एक वॉल दिखाती हूँ, सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है, ये ना ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा सा दिखता है। ये फैलोपियन ट्यूब सब कुछ पढ़ाऊंगी, अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा यूट्राइन एंडोमेट्रियम की ना फील, और ऐसे हमारी ना ओवरी होती है यहाँ, है ना। इसमें ही तो हमारा एग बनता है ना बेटा, मुर्गी वाला नहीं, वो ओवा वाला, है ना। और ये जो लेयर है ना बेटा, देखो यार सिर्फ ना रटने से तो काम चलेगा नहीं, तो ड्राइंग बनाने से क्या है ना, तुम्हें थोड़ा सा ना और ज्यादा समझ में आता है। अच्छा मैम इस लेयर की बात कर रही थी, है ना। हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगी इस चीज को, बट फिर भी जब शब्द आया है तो बेटा फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये मैं यूट्रस बना रही हूं, तो यूट्रस की ये जो लेयर देख रहे हो ना बेटा, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये होती है यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ये पूरा यूट्रस है, ये पूरा यूट्रस है बेटा, ये पूरा यूट्रस है। और यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये होती है यूटेराइन एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं बेटा? एंडोमेट्रियम। बाहर वाली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, फिर होती है मायोमेट्रियम। सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है ना। ये होती है यूटेराइन एंडोमेट्रियम। और मैं बना के बताऊं, वो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, या ब्लास्ट्यूला होता है, ऐसे जाके चिपक जाता है। ये देखो ऐसे जाके चिपक जाता है, ये चिपक गया। इसी को तो इम्प्लांटेशन बोला भाई। क्या समझे मेरी बात? तो थम्स अप दे दो, अगले स्टेप पे बढ़ेंगे आगे। दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। और जब ये जाके यूट्रस के एंडोमेट्रियम से चिपक गया तो देयर इज नो गोइंग बैक। फिर तो बेटा तुम उसी दिन से मम्मी मम्मी मम्मी। कभी ध्यान दिया, कभी चोट लग जाती है ना तो भी मां निकल, मेरे मुंह से तो निकलता है बेटा मम्मी मम्मी, सबसे पहले मम्मी निकलता है। अटैचमेंट ही इतना गहरा है बेटा, अटैचमेंट की शुरुआत ही यहां से हुई थी, तो बेटा इसीलिए ना वो हमारा ना इनबिल्ट होता है, मां ही निकलता है सबसे पहले, है ना। चलिए यस एवरीबॉडी, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, यस एवरीबॉडी। है ना, चोट लग जाती है तो मम्मी करते हैं। थैंक्स टू ऑल दी मदर्स यार, है ना, ऑल दी फादर्स। अब आधे बच्चे कहेंगे पापा को तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। देखो पापा और मम्मी दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना अपना रोल होता है जीवन में, कोई किसी से कम नहीं होता बेटा। दोनों का ही जो कॉन्ट्रीब्यूटेड रोल होता है ना बेटा, वो जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा, मेरे पापा खुद लेक्चर देके कहेंगे बड़ा मम्मी मम्मी करके आई थी, हाँ बड़ा मम्मी मम्मी करके आई थी, घर आ तेरे को बताता हूं अभी, ठीक है। पापा इज बेस्ट बेटा, माय फादर इज द बेस्ट फादर, बेस्टेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, आई लव माय फादर, ओके। चलिए यूटेराइन एंडोमेट्रियम समझ में आ गई। यूट्रस जो है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो मैं बता रही हूं ना बेटा, ये पूरा यूट्रस है। और यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना बेटा, सबसे अंदर वाली लेयर, उस सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियम। ये देखो ना, सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली, ये पूरा यूट्रस था। बाहर वाली पेरीमेट्रियम होती है, फिर मायोमेट्रियम होती है। नाम नहीं लिखना है, अभी कुछ नाम नहीं लिखना है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी क्लास में।
तो सबसे अंदर वाली लेयर यूटेराइन एंडोमेट्रियम, उसमें जाके बेटा ब्लास्टोसिस्ट जो है चिपक जाता है, इम्प्लांटेशन। अब तो तुम बेटा चिपक चुके हो मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, इम्प्लांटेशन हो चुका है। भूल तो नहीं गए कहां से शुरू किया था? गैमीटोजेनेसिस हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगला स्टेप क्या? सारा कुछ बनाना है भाई, सारा कुछ बनाना है। अगला स्टेप क्या होगा बेटा? कौन सा स्टेप हो गया? नंबर 5। नंबर 5 इम्प्लांटेशन हो गया। अगला स्टेप क्या? उसे बोला जाता है गेस्टेशन। उसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे सपोलो? उसे बोला जाता है गेस्टेशन। गेस्टेशन का क्या अर्थ है बेटा? द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है ये एम्ब्रियो? बेटा तुम जब तक मम्मी के यूट्रस के अंदर हो, ये जो तुम डेवलप कर रहे हो ना, जाइगोट हो, 2 सेल बने, 4 सेल बने, फिर 8 भी बनते हो, फिर 16 भी बनते हो, फिर क्या बनते हो? ये बनते हो ना, फिर तुम ब्लास्टोसिस्ट बनते हो। ये जो तुम बन रहे, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है तुम्हारी। यही जो ये तो पूरा स्टेज डेवलप कर रहे हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जो ह्यूमंस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है, ये होता है 9 महीने का, 9 मंथ्स। ये बात तो बेटा सारे बच्चे जानते हो ना, सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। 9 मंथ्स ये जो प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन होता है, इसे बोला जाता है गेस्टेशन। तो लिख दें, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ embryonic development, जो कि मैम हमारे ह्यूमंस के केस में होता है 9 मंथ्स का। हमारे में अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते हैं? 9 मंथ्स। यूजुअली 9 मंथ्स। इसी को क्या बोला जाता है प्यारे सपोलो? इसी को बोला जाता है गेस्टेशन। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? गेस्टेशन। ओहो, प्रिसाइज बता रहे हैं, 9 महीना, इतना दिन, ठीक है ना, गूगल कर ले रहे हैं सारा चीज। अरे भैया बताएंगे तुमको, वेट कीजिए। अब गेस्टेशन हो गया मैम, ठीक है ना, गेस्टेशन हो गया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो पूरा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है ना बेटा, हाँ यस। अब तुम ब्लास्टूला बन के बेटा चिपक गए हो अंदर, अब तुम बड़े होगे धीरे धीरे, एंडोमेट्रियम में चिपक गए हो, वही तुम्हारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। तुम चिपक गए हो, अब धीरे धीरे तुम ग्रो करोगे, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है। इसे बोला जाता है बेटा क्या? गेस्टेशन। फिर क्या होगा? फिर बेटा होगा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब होगा पार्चुरेशन। बस खत्म हो गए स्टेप्स। पूरा चैप्टर बेटा इन्हीं 6 स्टेप्स पर बेस्ड है। लास्ट स्टेप होता है इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ सपोला एंड सपोली, डिलीवरी ऑफ बेबी। बधाई हो, सपोला हुई है या सपोला, अरे सपोली हुई है, सपोला हुआ है। मेरे लिए तो बेटा वैसे सारे सपोले हैं, सपोली वपोली नहीं, सारे सपोले हैं, है ना। यानी कि खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। सपोला और सपोली, ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने लिख दिया। डन डनाडन डन हो गया है। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन में कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो बता दीजिए। नंदनी बेटा आप ब्लास्टोसिस्ट का मतलब पूछ रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया, एक स्टेज का नाम होता है। सबसे पहले जाइगोट बनता है ना, फिर वो डिवाइड करता है, तो एक सेल से बनते हैं 2 सेल, उस स्टेज का नाम होता है 2 सेल स्टेज। फिर 2 के बनते हैं 4, उसका नाम होता है 4 सेल स्टेज बेटा। 4 से बनते हैं 8। मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया क्योंकि आगे पढ़ना है हमें। मैंने बोला ऐसे ही डिवाइड करते करते धीरे धीरे बेटा जो एक स्टेज बनती है ना, उसको ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं। और उसका नाम इसीलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि वही स्टेज ना यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके जुड़ती है, इसीलिए उस स्टेज का नाम बताना जरूरी है। बहुत बढ़िया, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। तो बेटा अब हमें करनी है एनसीईआरटी की रीडिंग। सारे बच्चे एनसीईआरटी खोलो, सारे बच्चे एक बारी एनसीईआरटी खोलो।
एनसीईआरटी खोलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मैं क्लास में एनसीईआरटी को आपको साथ के साथ रीड कराऊंगी, ठीक है ना। और बेटा ये पता है पढ़ना क्यों जरूरी था तसल्ली से, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है भाई, ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, इसीलिए इन सीरीज इन स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। यस यस, चलिए चलिए देखो, एज यू आर अवेयर, ओ सॉरी एनसीईआरटी बेटा जानती नहीं है कि तुम बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, ठीक है ना, अभी तुम अवेयर हो चुके हो, ठीक है ना। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बताया मैंने आपको, ह्यूमंस आर विविपेरस क्या मैंने आपको बताया, इसीलिए जब भी एनसीईआरटी रीड करो अपने नोट्स को अपने बिल्कुल बाजू में रखने का है, ठीक है ना, और उससे मैच कराने का है, सारे शब्द का मतलब तुम्हें वहां से पता चल जाएगा। हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और हम क्या है बेटा, विविपेरस है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स, हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। नंबर 1 इवेंट होता है मैम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीटोजेनेसिस। और यही गैमीटोजेनेसिस अगर मैम मेल्स में हो रही है तो स्पर्म बन रहा है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। पता है एनसीईआरटी पढ़ने का बढ़िया तरीका बताऊं, यहीं पे मैम ने बताया कि मैम इसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं ना, तो बेटा जी एनसीईआरटी में इधर लिख ले अपने, एनसीईआरटी बेटा खरीद ले, अभी भी देरी कर रहे हो तो भाई कब खरीदोगे यार, क्लास से पहले एनसीईआरटी सामने होनी चाहिए थी। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। और बेटा यही ओवम, अगर फीमेल्स की बात कर रहे हो तो यहीं पे लिख लो, मैम ने बताया है oogenesis, ठीक। फिर मैम ने बताया नंबर 2 स्टेप जो होता है मैम दैट इज इंसेमिनेशन। क्या मैम ने इसका मतलब बताया है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट का क्या मतलब है, जेनाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं ना बेटा, अपने ये जो ऑर्गन्स होते हैं जेनाइटल्स ही तो है ना। तो यही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब आप स्पर्म को भेज देते हैं तो इसे बोला जाता है इंसेमिनेशन, ठीक। बहुत बढ़िया मैम। तीसरा स्टेप जो होता है मैम, ट्रांसफर तो कर दिया, अब मिलन करना पड़ेगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। थर्ड इवेंट इन रिप्रोडक्शन, इसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन, और लिखा भी एनसीईआरटी में, फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है ना, जाइगोट बनता है। अभी बेटा रुकते नहीं है, जाइगोट के बाद दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। देखो एनसीईआरटी टक से छू के बेटा समझ रहे हो ना, एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है, बोला दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। आपको अभी यहीं पे लिखना है कि मैम ने बताया, मैं नहीं लिखूंगी, अभी आप लिखो अपनी एनसीईआरटी में। मैम ने बताया कि हाँ मैम सिंगल सेल था जाइगोट, मैम ने कहा है कि ये डिवाइड करता है, इस तरीके से एनसीईआरटी तुम्हारे टिप्स पे होगी बेटा, ये डिवाइड करता है, हाँ मैम ने कहा है, फिर 2 सेल बनते हैं, और मैम ने कहा था कि आगे पढ़ाएंगी, और यही 2 सेल से ना मैम आगे जाके जो स्टेज बनती है उसी को बोला जाता है मैम, उस स्टेज को बोला जाता है, ऐसी सी दिखती है कुछ जो हम आगे बनाएंगे, उसी स्टेज को मैम बोल रही थी ब्लास्टोसिस्ट। क्योंकि इस स्टेज का नाम लेना जरूरी है क्योंकि यही यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके चिपकती है, ठीक है ना। एक एक लाइन आपको क्लास में पढ़ाई मैंने। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, नंबर 4 स्टेप कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है कि यूट्रस में कहां जाके चिपकती है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम। यस, ये लिखना है नहीं बेटा, लिखना थोड़ी है बेटा, है ना, मुस्कुराना है, पॉकेट में हाथ डाल के बैठना है ना, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, नालायक। सुनो आगे, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन। जिसने पूछा होगा कहेगी हाय मैम मैं तो नॉर्मली पूछ रही थी, आपने तो मुझे डांट दिया। अरे भाई डांट इज प्यार, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन के बाद होता है, दैट इज नंबर 5 स्टेप, उसे बोलते हैं गेस्टेशन। और डिलीवरी ऑफ बेटा बेबी, दैट इज कॉल्ड एज नंबर 6 स्टेप, पार्चुरेशन। एनसीईआरटी एक एक लाइन तुम्हारे दिलो दिमाग तक पहुंच गई हो, एक एक चीज जो मैंने अभी तक पढ़ाई है बेटा अगर वो तुम्हें समझ में आ गई हो तो दे दीजिए बेटा थम्स अप, दे दीजिए एक थम्स अप। यस एवरीवन, जल्दी से बेटा शब्द सारे बेटा अगर क्लियर हो गए यहां तक। एक और बेसिक बात बताऊंगी क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बेटा अपन बढ़िया से आराम से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। सारी चीजें दिमाग में छप गई हैं,
रिपीट कर दूं एक बारी और रिपीट कर दूं, आंखें बंद करके बेटा एक और बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से बेटा, रिवीजन कर लेते हैं एक बारी। मैम रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वापस से प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का पर्पज ये होता है जनरेशन को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, ये जरूरी है रिप्रोडक्शन करना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैम हम कहते हैं हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि हमारे मेल और फीमेल को अलग अलग सेक्सेस से अलग अलग गैमीट्स बनती है, फीमेल से फीमेल गैमीट ओवम, मेल से मेल गैमीट स्पर्म, और इसी गैमीट फॉर्मेशन से जब रिप्रोडक्शन होता है इसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम हम होते हैं वीवी पैरस का मतलब होता है अंडे नहीं देना, डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, इसीलिए हम होते हैं वीवी पैरस। मैम इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके बदौलत बच्चे पैदा होते हैं, जिसके बदौलत बेटा रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स की फॉर्मेशन मेल में हो रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, फीमेल में हो रहा है तो उसे oogenesis बोलेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है, oogenesis से ओवा बनता है। गैमीट तो बना लिया, गैमीटोजेनेसिस तो कर लिया, अब ट्रांसफर करना है इसी को। नंबर 2 स्टेप बेटा इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। तीसरा फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन। चौथा स्टेप इंप्लांटेशन, जाइगोट रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डिवाइड करेगा बेटा 2 सेल 4 सेल 8 सेल, आगे जाके एक स्टेज बनाएगा, उसे बोला जाता है ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टूला नाम नहीं लिखा है, आगे बताऊंगी। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो जाके मम्मी से बेटा अब जो जुड़ता है तो जुड़ ही जाता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके चिपक गया, इम्प्लांटेशन। फिर होता है बेटा पूरा 9 महीने का जो ये डेवलपमेंट टाइम पीरियड का होता है, आप चिपक गए, अब चिपकने के बाद पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है बेटा, यहां से ही एक्चुअल में आप कहते हैं पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जिसे बोला जाता है गेस्टेशन, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गेस्टेशन के बाद बेटा सपोला सपोली आ जाएंगे बेटा धरती में जहर मचाने के लिए, जहर फैलाने के लिए, जहर उगलने के लिए, और अपनी अगली सपोला और सपोलियों को बेटा धरती पे लाने के लिए। पैदा हो गए, पार्चुरेशन हो गया, बल्ले बल्ले शावा शावा, हाँ हो गया, रिवीजन हो गया सारे बच्चों का। ऐसा ही समाप्ति एक्सप्रेस होता है बेटा, दिस इज द डेमो ऑफ समाप्ति एक्सप्रेस जो अगले दिन मिलती है क्लास में, पिछली क्लास की रिवीजन। बेसिक चीज पढ़ा रही हूं, हालांकि ये 11वीं में आपने पढ़ा होना चाहिए था, मैंने ब्रिज कोर्स में भी ये चीज बताई थी, पर मुझे शक है बेटा आप लोगों पे, पर आप मेरे शक को बेटा झूठ प्रूफ करो। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, लैक्टेशन अभी बेटा टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जबरदस्ती ज्यादा हीरो मत बनो। हाँ, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन बेटा, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी। बहुत अच्छा बेटा, यही प्यार तो बेटा मेरी एनर्जी का कारण है। ये जो तुम प्यार दिखाते हो ना बेटा, ये जो प्यार देते हो और जो सिलेक्शन लेके आते हो तो सीना ठोक के बेटा बहुत खुशी होती है, सही बता रही हूं। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन में एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जरा बताइए कि प्राइमरी को प्राइमरी काहे बोलते हैं और सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों बोलते हैं भाई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्या मतलब होता है इसका? जल्दी जल्दी जल्दी, यस यस दित्या विकी शुभेच्छा शुभेच्छा बेटा, हाँ बताइए 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 बताइए, यस व्हाट इज, पहले प्राइमरी बताइए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? चलो ये लास्ट, आज के लिए ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना? तुम बढ़िया आंसर देना बेटा, बढ़िया एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है? व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? अगर मैं तुम्हें कहूं कि टेस्टिस जो है मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ओवरी जो है वो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अब बताओ इससे क्या समझ में आ रहा है? ब्रिज कोर्स में बताया भी था मैंने ये। अभी तुमने गैमीट बनने का प्रोसेस पढ़ा ना, गैमीटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा जो गैमीट बनाने में इन्वॉल्व्ड होते हैं, जो गैमीट बनाते हैं, और केवल गैमीट नहीं बनाते, जो हार्मोन भी बनाते हैं। ऐसे सेक्स ऑर्गन जो गैमीट भी बनाएंगे और हार्मोन भी प्रोड्यूस करेंगे। मेल्स का कौन सा हार्मोन होता है बेटा? जो मेल्स में जितनी भी मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है वो उस हार्मोन की वजह से दिखती है, टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सब पढ़ेंगे जब 11वीं का रिवीजन कराऊंगी तब भी, है ना? तो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन गैमीट प्रोडक्शन एंड ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है ना? क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर
the organs are the organs which are involved in, which are involved in, which are responsible for, ऐसे लिखते हैं, which are responsible for, which are responsible for gamete production, जैसे कि that is sperm in male, sperm in male and ova in female, and also production of hormone, and also production of hormone, also production of hormone, जैसे कि हार्मोन में मैम, जैसे कि हार्मोन में मैम मेल्स के केस में हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, मेल्स के केस में हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और महिलाओं के लिए हम कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसे ऑर्गन्स जो केवल गैमेट ही नहीं बना रहे, अरे हाँ टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, कभी कभी शगुन हो जाता है ना बेटा। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लिख लो फटाफट से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है जी, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे फैजा आज तो बेटा हमने सिर्फ शुरुआत की है, अभी जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तभी तो एनिमेशन आएगा, आज तो बिल्कुल बेसिक्स पढ़े हैं हमने। कोई दुखदर्द समस्या तो बेटा एग्जाम्पल्स क्या हो गए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या हो गए, अगर ये गैमीट्स बनाने में इन्वॉल्व है, गैमीट्स बना रहा है और हार्मोन भी बना रहा है, तो एग्जाम्पल हो गया बेटा जी टेस्टिस, टेस्टिस इन मेल्स एंड बेटा ओवरी इन फीमेल। किसी को कोई दुख दर्द समस्या अगर कर लिया है तो एक थम्स अप दे दो, यस थम्स अप दे दो बेटा, यस एवरीवन, यस एवरीवन, डन 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 डन। मैम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं फिर? मैम ठीक है, टेस्टिस तो मेल्स में स्पर्म बना रहे हैं, ओवरी फीमेल में एग बना रही है, फिर मैम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? भाई देखो, इनका गैमीट फॉर्मेशन से, हार्मोन फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बनाते नहीं है, पर ये रिप्रोडक्शन को बेटा बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हैं, ये रिप्रोडक्शन को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट रिप्रोडक्शन। कैसे सपोर्ट करते हैं? ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं मैम जो रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं? यार देख, मेल में तो टेस्टिस गैमीट बना दे रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, फीमेल में ओवरी बेटा गैमीट बना दे रही है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, लेकिन इसके अलावा भी तो बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फीमेल में यूट्रस होती है, फीमेल में सर्विक्स होती है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती है, जो मैं पढ़ाऊंगी, फीमेल में वजाइना, ये सारे बेटा ये गैमीट तो नहीं बना रहे, बट ये रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, गैमीट के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। ऐसे मेल्स में भी बेटा ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन को, गैमीट नहीं बना रहे बट सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मेल के केस में आप आगे पढ़ोगे, आज आप ये शब्द सुन रहे हो ना बेटा, अगली क्लास में आपको यहीं से शुरुआत करनी है। जैसे मेल्स में बेटा कुछ डक्ट्स आप पढ़ोगे, वास्ट डिफरेंस होते हैं, कुछ बेटा ग्लैंड्स के नाम पढ़ोगे, जैसे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, घबराना नहीं है इन नामों से, ये सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा। तो मतलब ये जो जितनी भी डक्ट्स मैं बता रही हूँ ना बेटा, जैसे वास्ट डिफरेंस मैंने बोला, एपिडिडाइमिस होता है, मैं सारे स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ये गैमीट तो नहीं बना रहे, पर ये देखना इनके बिना रिप्रोडक्शन हो भी नहीं पाएगा, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन को। हो सकता है गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आ रहे हैं, स्टोरेज में हेल्प आ रहे हैं, मैच्योरेशन में हेल्प आ रहे हैं, प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा? मेरी बात समझ में आई तो एक थम्स अप दे देना सपोलो। मेरी बात समझ में आई बेटा? ये गैमीट नहीं बना रहे बट ये सपोर्ट कर रहे हैं बाय डूइंग ट्रांसफर ऑफ गैमीट, बाय स्टोरेज ऑफ गैमीट, बाय सपोर्टिंग प्रेगनेंसी, है ना,
समझ में आ गई बात? सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हम कह रहे हैं नॉट इन्वॉल्व्ड इन गैमेटोजेनेसिस, not involved in gametogenesis, not involved in gametogenesis, but support reproduction, by, बहुत शानदार बेटा, बाय ट्रांसफर ऑफ गैमीट, बाय ट्रांसफर ऑफ गैमीट, स्टोरेज, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। यस, मस्त डेफिनेशन बेटा। ये वैसे 11वीं में हम पढ़ते हैं, बट ठीक है, मैं समझ सकती हूँ बेटा तुम्हारी स्थिति, इसीलिए बेटा ब्रिज कोर्स में भी बताया था वैसे, बट वापस से बता दिया। एग्जाम्पल जैसे बेटा मेल में क्या हो गया, मेल में जैसे बेटा आप डक्ट्स पढ़ोगे, वास्ट डिफरेंस होता है बेटा मेल्स में। आपको मैं पढ़ाऊंगी बेटा एपिडिडाइमिस, तो ज्यादा मैं शब्दों की बरसात अभी नहीं करूंगी, क्योंकि जब पढ़ाऊंगी तभी समझाऊंगी, क्योंकि कुछ सपोले होते हैं बेटा पीडीएफ देख लेते हैं, फिर कहते हैं यार मैम ने तो बताया नहीं एपिडिडाइमिस क्या होता है, लेक्चर नहीं देखते, पीडीएफ देख लेते हैं। भैया पीडीएफ नहीं देखनी है, ठीक है ना? तो बताऊंगी आगे। एपिडिडाइमिस हो गया, एक्सेट्रा कर दूं। वैसे बेटा फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जैसे कि बेटा पढ़ोगे यूट्रस होता है, फीमेल में हो गया बेटा फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा। डन। आज हम यहीं तक रखेंगे बेटा, क्योंकि ना अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आज बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था, और ना जो एनसीईआरटी कैटलिस्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, नए बच्चों को, पुराने बच्चों को तो पता है, एनसीईआरटी कैटलिस्ट जो है ना बेटा, वो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ना मैं हर दूसरे तीसरे लेक्चर में कराती हूँ। तो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रेगुलर क्लासेस में हम प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि आज ज्यादा हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, पहली क्लास थी, बेसिक्स पढ़े हैं, तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक आधा क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी कैटलिस्ट का लेवल बहुत बढ़िया हमें करना है ना, उसका लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपको ना सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है पेपर में आपको दिख जाए। बट एक आधा क्वेश्चंस बेटा थोड़ा सा ना, लेक्चर पढ़ा है तो थोड़ा सा फील आएगी, एक दो क्वेश्चंस तो कर लेते हैं। बट अगली बार से जब हम कैटलिस्ट के कोई भी क्वेश्चन क्लास में करेंगे ना बेटा, थोड़ा टॉपिक जब हम और ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या आप लोगों को बेटा यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? मुझे जाने का मन नहीं कर रहा भाई, सच बता रही हूं, है ना, वो तुसी ना जाओ वाली फीलिंग मुझे आ रही है, जाने का मन नहीं कर रहा। इतने टाइम बाद मैंने लेक्चर लिया और इतने बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं और इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे मजा आ गया बेटा पढ़ाने में, मजा, तबाही, तुम लोगों ने तबाही मचा दी कमेंट्स में, ठीक है ना। तो इतना बढ़िया लग रहा है कि मन नहीं कर रहा बेटा जेन्युइनली कि मैं जाऊं, ठीक है ना, लग रहा है पढ़ाते रहे आगे, है ना। बट बेटा अगली क्लास भी है तुम्हारी, है ना। फिर रूपेश सर, आपके प्यारे प्यारे जग से न्यारे रूपेश सर बेटा कहेंगे अरे दीवाने, ठीक है ना। तो मैं भैया नहीं, सर के साथ नो रिस्क लेने का, है ना। हाँ, सर मुझे कहेंगे अरे दीवानी बस हो गया, बहुत पढ़ा लिया आपने, अब हमारी बारी, ठीक है ना। तो ये हम अगले दिन करेंगे बेटा। चलिए कुछ एक आधा क्वेश्चन करते हैं जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। हाँ सुनो तो सीना जाओ। अरे तुम्हें पता नहीं चला समय हो चुका है सपोलो, 1 घंटे 45 मिनट हो गए हैं बेटा। चलिए पोल कराऊं क्या? 30 सेकंड का, बस 30 सेकंड का पोल, ठीक है। बहुत ही मजा आ गया, नारायण कह रहा है बेटा मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। अरे रुको सॉन्ग सुनो, रुको सब्र करो, सुनो पहले मेरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नोन एज इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, फर्टिलाइजेशन। जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नोन एज। बंद कर दो पोल। अरे भैया ये चित्तरंजन कहां से पढ़ के आए हैं आप, बिल्कुल गलत आंसर बता रहे हैं कमेंट्स में। चलिए स्टॉप पोल स्टॉप्ड। चलिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम पीरियड बेटा बहुत ही सरल, गेस्टेशन। अगर 100% आंसर नहीं आया ना बेटा तो धिक्कार है बेटा, धिक्कार है ना। चलिए अरे तुम पे भैया
ई का हुआ, ई का हुआ भैया, 0% कैसे आ गया? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ गई, कमेंट्स में तुमने सही आंसर दिया, ऑप्शन भी। भैया ये क्या हो रहा है, 0 क्यों आ रहा है? दोबारा से तो अब दोबारा से तो अगला क्वेश्चन होगा, दोबारा से करो मैम, दोबारा से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए शुरू किया जाए पोल। चलिए एक बार देखते हैं। द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड एज। जल्दी से कमेंट्स में ही आंसर दे दो भैया, पोल नहीं आया। पोल में बेटा कभी कभी झोल हो जाता है, बट कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। हमारी, हाँ कभी कभी झोल हो जाता है बेटा, जिंदगी में भी हो जाता है बेटा झोल, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल, भैया मैंने कहा 100% आंसर आना चाहिए, आंसर आया 0। gestation, implantation, parturition, fertilization, the attachment of blastocyst to the uterine wall, implantation, stop poll। देखते हैं बेटा, ऑप्शन बी। अरे थैंक गॉड बेटा, जो मैंने पहला पोल कराया था ना, पहला, उसमें मुझे पोल में आंसर मिल गया था भैया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है नहीं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा नहीं है तो अभी करेंगे भी नहीं। होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। होमवर्क है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, ये आपका पहला होमवर्क है कि टेंशन नहीं लेना। ये पहला होमवर्क है। जिस इंसान ने बेटा जिंदगी में स्ट्रेस लेके बेटा, सारे स्ट्रेस लेके अच्छा काम भी खराब हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। मैं बेटा आज की क्लास अटेंड की ना तुमने, बहुत सारे नए सपोले थे ना, कैसा फील हुआ बेटा? मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि क्लास में कंटेंट, क्लास में एक एक क्वेश्चन, क्लास में हर एक चीज आपको मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊंगी। आपकी ये जर्नी में इतनी स्मूथ बनाऊंगी ना बेटा, जो सपोर्ट मुझे मेरी जर्नी में नहीं मिला, मैं वो आपका सपोर्ट बनने की कोशिश करूंगी बेटा। ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हें कभी टेंशन नहीं लेने दूंगी, कभी स्ट्रेस नहीं लेने दूंगी। तुम खुद क्लास में आओगे, तुम खुद मोटिवेशन से आओगे कि मैम की क्लास तो नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं, जितना पढ़ाया बस उसको रिवाइज करना है, जितना पढ़ा बस उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना। बॉटनी जूलॉजी में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना। रुपेश सर जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं बेटा, सिर्फ सर के लेक्चर्स को, सिर्फ जो सर बोल रहे हैं उतना फॉलो करो। जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूं सिर्फ उतना बेटा फॉलो करो। बायोलॉजी में 360 में 360 आपके कहीं नहीं गए बेटा। ये सर और मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको बेटा 360 में 360 दिलाएंगे, अगर आपने उतने ही इंटेंट के साथ में बेटा पढ़ाई की, ठीक है ना। यस। और जाते जाते मुझे बेटा जरूर बताना, मेरे पुराने सपोले और मेरे नए सपोले भी बेटा, मुझे क्लास में बहुत मजा आया। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा बेटा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ नए सपोलों से भी कि क्या सबसे अच्छी बात लगी आपको लेक्चर में, और आज आपको कैसा फील हुआ बेटा, लेक्चर देख के आपको कैसा फील हुआ, है ना। क्या आपने सच में बेटा, आपको ये फील हुआ कि आप बन सकते हो, क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, क्या सच में ये फील हुआ? मुझे जेन्युइनली बताना बेटा, ठीक है ना। एक चीज मैं और बताऊं बेटा जाते जाते, देखो यार यूट्यूब का लेक्चर है, मैं गाना नहीं गाना चाहती, आप समझ रहे हो ना बेटा। और बेटा गाना सुनने के लिए, गाना मैं गाऊंगी, गाना सुनने के लिए तुम्हें बेटा बैच में आना पड़ेगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा एक मोटिवेटिंग गाना सुनाऊंगी, ठीक है ना। मैंने क्या तुम्हारी बात कभी बेटा मना की है? कभी मना किया है ना। लेकिन वो होगा बैच के अंदर, जिस दिन तुम बैच ऐप के अंदर, ऐप में जिस दिन पहली क्लास होगी ना अपनी, यानी कि अगली क्लास, उस दिन मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा मोटिवेटिंग गाना सुनाऊंगी, ठीक है ना। अभी यूट्यूब पे नहीं, ठीक है। और मेरी एक बात सुनो बेटा, कई बार एक बहुत सीरियस बात मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ मेरी जर्नी से रिलेटेड, तो इसको बेटा हार्ट टू हार्ट वाली बात समझना। कई बार बेटा लाइफ में पता है क्या होता है, कई बार लाइफ में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ, क्या होता है ना बेटा, लाइफ में कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार चीजें वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, वैसे नहीं हो पाती जैसे होनी चाहिए। सर का, आई थिंक रुपेश सर का कॉल आ रहा है, मैं रुपेश सर का कॉल अभी पिक करूंगी ये वाली बात बोलने के बाद, ठीक है ना। हाँ तो अच्छा, वापस से ठीक है ना। बड़ी इमोशनल एक बात है बेटा, इसलिए मैं आपसे एक फ्लो में ही बोलना चाहती हूँ कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं कई चीजों के लिए, बहुत एफर्ट्स करते हैं, और इतनी एफर्ट्स करने के बाद भी ना बेटा, इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार वो चीज हमें नहीं मिल पाती, कई बार नहीं मिल पाती बेटा। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाता, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बहुत मेहनत की थी मैंने, बहुत एफर्ट्स किए थे, फिर भी मैं नीट में नहीं सिलेक्ट हो पाई थी।
और उस वक्त में आपको बहुत सारे लोग ताने मारेंगे, बहुत लोग ताने मारेंगे, बहुत रिश्तेदार बेटा एकदम बैठे होते हैं कि द मोमेंट समथिंग गोज रॉन्ग वो आपको ताने मारेंगे, आपके माँ बाप को भी ताने मारेंगे, ठीक है ना। बहुत दुख हुआ था, बहुत दर्द हुआ था बेटा, बहुत आंसू गिरे थे, बहुत डिमोटिवेटेड फील हुआ था जब ऐसे रिश्तेदार, और खास करके मैं आप बताऊं बेटा, लड़कियों के लिए एक अलग स्ट्रगल होता है। तो जितनी मेरी क्लास में लड़कियां सुन रही है, लड़कियों के लिए जो जर्नी होती है वो एक्स्ट्रा स्ट्रगल वाली होती है। जब आपके रिश्तेदार ना ये बातें बोलते हैं कि क्यों पढ़ा दिया लड़की को, शादी करके जाना ही तो था, पराया धन है, पढ़ा लिखा के कर क्या लोगे, क्यों लगा दिए इतने पैसे, देख लो यही होना था। दर्द हुआ बेटा, बहुत दुख हुआ, माँ बाप के आंखों में मैंने वो दर्द को देखा। लेकिन एक चीज बेटा जो मैंने कभी नहीं मानी वो है हार। मैंने कभी हार नहीं मानी अपने लाइफ में। एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में बेटा अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। वक्त बदलता है बेटा, वक्त बदलता है, अच्छा वक्त भी आता है। और आज बेटा जिन लोगों ने इतने ताने मारे थे ना मेरे पेरेंट्स को, मुझे इतना सब कुछ बोला था, उनके मेरे मम्मी पापा के पास फोन आते हैं कि समाप्ति से एक बार बोल देना मेरी बेटी को नीट की तैयारी करनी है, थोड़ा सा गाइडेंस दे देना कैसे करना है। जब मैं और मैं आपको बता रही हूं बेटा, उन्होंने जो किया वो उनका कर्म है। मैं उनको बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैं उनसे बात करती हूँ और मैं उनको गाइड करती हूँ। मैं कहती हूँ एक जूलॉजी मेडिजी भी देना पापा, एक जूलॉजी मेडिजी भी साथ में देना, ये मेरी तरफ ये मेरा कर्म है बेटा, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बताऊं, जब वो फोन करते हैं ना मेरे फादर को, और जब मेरे फादर के आंखों में मैंने एक टाइम देखा था वो दर्द अपने माँ बाप की आंखों में, वो दर्द बेटा मैं एक प्राउड फीलिंग में कन्वर्ट होते हुए उनके आंखों में देख पाती हूँ। और जब मैं इस दर्द को मैंने प्राउड फीलिंग में कन्वर्ट होते हुए देखा ना बेटा, इससे बड़ा रिवेंज, इससे बड़ी सक्सेस कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। तो मुझे दिल से फील होता है कि मैंने कुछ तो किया है। जब मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना, तो मुझे लगता है कुछ तो किया है। तो लड़कियों ये सुनो मेरी बात, वैसे तो सबको बेटा बहुत मेहनत, और ये चीज ना बेटा बातों से नहीं आती है, ये चीज मेहनत से आती है, ये चीज मेहनत से आती है, ये हवा में नहीं आती है, मेहनत कंसिस्टेंटली करने से आती है। तो लड़कियों, बहुत लोग बेटा आपको ताने मारेंगे, लड़कियों को भी मारते हैं, लड़कों को भी मारते हैं, पर क्योंकि मैं बेटा एक्स्ट्रा स्ट्रगल बता रही हूं, जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल होता है, आपको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बहुत कुछ बोलेंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो, लड़कों को भी बोलेंगे किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये टॉक्सिसिटी है बेटा, इस टॉक्सिसिटी को ना एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है। ये टॉक्सिसिटी इस दिमाग में यहां नहीं, यहां कचरा बन जाएगी बेटा वो टॉक्सिसिटी। उस कचरे को यहां बेटा इकट्ठा नहीं करना, उस कचरे को डंप करना है यहां से। जिस दिन उस टॉक्सिसिटी को तुमने बेटा यहां जमा करना स्टार्ट कर दिया ना बेटा, तो लाइफ नेगेटिव हो जाएगी। कचरे को डिस्कार्ड करना है, डंप करना है। समझ में आ रही है बात? और बेटा इतनी मेहनत करनी है ना, इतनी मेहनत करनी है कि फिर उसका जो जवाब होगा ना वो तुम्हारी सक्सेस से होगा। उससे बड़ा जवाब कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गई बात मेरी? यस। अभी बेटा एक समाप्ति है, अभी एक समाप्ति है जिसको ताने पड़े थे, जिसने बेटा इतने ताने सुने और बेटा इतनी स्ट्रगल के बाद भी अपनी एक जगह बनाई। ऐसे बेटा लाखों समाप्ति हर बैच से निकलने चाहिए, इससे बेहतर निकलने चाहिए, ये आपका वादा होना चाहिए। सारे बच्चों को, लड़का हो या लड़की, बेटा इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, हर स्टीरियोटाइप को तोड़ना है बेटा। आप जो चाहो, जो सोचो वो बन सकते हो बेटा, वो बन सकते हो। किसी को बेटा अधिकार नहीं है आपको ये बताने का कि आप ये नहीं कर सकते। आप जो सोचो वो कर सकते हो, बस आप मेहनत करते रहो, आप ईमानदार रहो, आप किसी के साथ गलत मत करो, लेकिन बेटा लगे रहो, हार मत मानो। वक्त सबका बदलता है, तेरा भी बदलेगा, सबका बदलेगा, ठीक है ना? इसी बात के साथ में लॉट्स ऑफ लव बेटा। रुपेश सर कॉल कर रहे थे, आई थिंक बच्चों को मैं एक बारी कॉल लगा लेती हूं शायद। यस, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा,
बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग क्लास में आए, एक कमेंट जरूर बेटा करके जाना कैसा लगा आप लोग को लेक्चर। हरे राम, थैंक यू। स्लाइड कहाँ गई? यस, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय सपोला आर्मी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अरे भैया, अरे दीवाने, सर का तो फोन ही नहीं लग रहा है। चलिए, हाँ क्लास हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।